Yes. Good morning to all of you. Now I have started the recording. Red t-shirt, yellow t-shirt with black coat. I have started the recording now. Be with me. चलिए. Yes, sir. हळू-हळू पढ़ाल. Yesterday we have talked about the implied authority, limitation of implied authority, liability to third parties, effect of notice to the partner, effect of admission by the partner. ये सब चीजों के बारे में कल बात किया था. And we also started with the concept of minor partner. मला आठवत नाही आपण काल कुठपर्यंत बोललो होतो. और पॉइंट चालू केला होता का झाला होता डिस्कस करून. We are going to talk about now fifth point. Okay. Fifth point काय सांगतो बघा तुम्हाला. At any time within 6 months of attaining majority, this is a very important point. स्टार मार्क करके रखो. तुम जब माइनर पार्टनर के बारे में शॉर्ट नोट लिखोगे तो उसके अंदर ये पॉइंट आना ही चाहिए किसी भी हालत में. At any time within 6 months of his attaining majority or of his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of partnership, whichever a date is later, such person may give public notice that he has elected to become or that he has elected not to become a partner in the firm, and such notice shall determine his position as regards the firm, provided that if he fails to give such notice, he shall become a partner in the firm on the expiry of the said 6 months. Complicated point. नीट लक्ष द्यायला त्यांनी काय काय सांगितलं बघा. पहिला सांगितलं at any time within 6 months. So maximum time period which is given to him is 6 months. 6 months from what? So they have told you two different dates. First is 6 months of his attaining majority or of his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of partnership. Whichever date is later. Whichever date is later. जो लेट हुआ रहेगा उस दिन के आगे 6 महीने का टाइम उसके हाथ में है. The students get confused. Sir, what if it so happens that I'm a minor person who is admitted to the benefits of partnership, and for 2-3 years I'm working as a partner or I'm enjoying the benefits of partnership. Thereafter I became major. So 14-15 साल की उम्र में मुझे पार्टनर करके एडमिट कर लिया था. फिर वो 3-4 साल जो भी कुछ थे तब मुझे मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आते जा रहा था. और फिर 18 साल का उम्र जब मेरा पूरा हो गया तो इन दैट केस उसके बाद में 1 साल खत्म होने के बाद मुझे समझा कि आई एम एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. 18 साल की उम्र पूरा करने के बाद में 1 साल खत्म होने के बाद मतलब 19वें साल की उम्र में या फिर 20वें साल की उम्र में मुझे समझ में आया कि सर आई एम एडमिटेड टू द पार्टनरशिप और बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. तो जिस दिन मुझे समझा उसके आगे 6 दिन मेरे 6 महीने मिलेगा क्या? बोलिए आपका क्या ख्याल? अभी जिस दिन उसका 18वां साल पूरा हुआ रहेगा उसके आगे 6 महीना पकड़ने का, तो इसको 20वें साल में जब समझ में आया सबको समझा क्या हुआ है तो आपका सबका इंटरप्रिटेशन गलत है. उसके बाद मैक्सिमम पीरियड कितना रहेगा? 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीटिंग और अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी. तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आते जा रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा था किसके वजह से आ रहा है करके, और बाद में मुझे एकदम मालूम है 20वें साल में जा गया अरे बाप रे ये तो मैं पार्टनरशिप का पार्टनर हूं करके. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. समझ कैसे बोल रहा हूँ? 18 साल का उम्र पूरा होने के बाद तुम मेजर बन चुके हो तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है फिर भी तुमको नहीं समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है. यू कैन से दैट सर आई वाज नॉट डूइंग इट. समझ कैसे बोल रहा हूँ? दैट इज योर रिस्पांसिबिलिटी. माइनर कम बोलते हैं यस माइनर विल बी इम्यून फ्रॉम ऑल द डिफरेंट रिस्पांसिबिलिटीज एक्सेट्रा. तो ये जो लॉजिक उन्होंने बोल के रखा हुआ है फिर वो विचेवर लेटर क्यों बोल के रखा? क्योंकि अब मैं 15 साल का हूँ. मतलब मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ तुम्हारी बात कर रहा हूँ जस्ट एग्जांपल. तो समझ में 15 साल का हूँ और मुझे पार्टनरशिप में एडमिट किया हुआ है, बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए मुझे एडमिट किया हुआ है और मुझे जैसे ही पता चल गया मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे एसएमएस आता कि आपके अकाउंट में इतना पैसा गए, आपके अकाउंट में इतना पैसा आ गया वगैरह वगैरह. तो इमीडिएटली मुझे कुछ डिसाइड करना पड़ेगा क्या कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ कि मैं पार्टनरशिप से रिजाइन करना चाहता हूँ. बोलते नहीं चलेगा, नो प्रॉब्लम. नहीं सर लेकिन 6 months का पीरियड रहता है ना. हमने क्या बोला है? आइदर फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच यू अंडरस्टूड दैट पार्टनर थिंग और फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच यू बिकेम मेजर व्हिचएवर इज लेटर. इसलिए 15 साल की उम्र में जब तुमको एडमिट किया गया
और 15.5 साल की उम्र में तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आना चालू हो गया, तो 16वें साल के अंदर तुमको डिसाइड करने का जरूरत नहीं है, तुमको अभी तक 18 साल तक का टाइम है। क्या समझता है कैसे बोल रहा है? इट इज कंसीडर्ड एज विचेबल लेटर, बट बाय डिफॉल्ट इट मींस दैट 18 साल के बाद में मैक्सिमम 6 मंथ्स। क्या समझता है कैसे बोल रहा हूँ? बाय डिफॉल्ट इट मींस कि 18 साल के बाद में मैक्सिमम 6 मंथ्स। डोंट टेल मी दैट 18 साल के बाद में मुझे और 4 महीने के बाद में समझ में आया कि मैं पार्टनर हूँ। अब बोलेंगे ये हो ही नहीं सकता। वंस यू आर मेजर देन यू आर रिस्पांसिबल, सिंपल। और ये जो पॉइंट मैंने बोला हुआ है उसके लिए उन्होंने लास्ट का पॉइंट बोल के रखा है, देखो, प्रोवाइडेड दैट इफ यू फेल टू गिव सच नोटिस ही शैल बिकम अ पार्टनर इन द फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड 6 मंथ्स। ये क्यों डाल के रखा हुआ है? नहीं तो वो हमेशा बोलता रहेगा अरे मुझे पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, पता ही नहीं। जिम्मेदारी आ चुका है, लॉस आ चुका है, फर्म डिसॉल्व करने का बारी आ गया है, फर्म डिसॉल्व भी हो रही है और फर्म के एसेट्स कम पड़ रहे हैं, इसके लिए घर से पैसे लगाने का जिम्मेदारी आया। तभी ये बोलता है मुझे पता ही नहीं था क्या वाज अ पार्टनर, मुझे आज पता चला है, आज पता चला इसके आगे 6 महीना मैं डिसाइड करूंगा हाँ है ना, बोलते ऐसे सब नहीं चलता है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो द लॉजिक इज वेरी सिंपल। ये जो तुमको हमने इम्यूनिटी दिया है वो इम्यूनिटी किसके लिए है कि अगर वो 14 साल का है, अगर वो 15 साल का है और तब उसको पार्टनरशिप में पार्टनर करके एडमिट कर लिया गया है, देयर आर 3 पार्टनर्स who are already running a partnership which is a loss making partnership firm. They don't want their own properties to be attached to the losses which they are making in the partnership firm. They find maybe a rich but orphan minor and one of the partners is the guardian of that minor. तो बोलते दिमाग चलाएंगे, हमने जो गदागिरी करके हो गया है उस गदागिरी का तकलीफ अपने को नहीं होना चाहिए और इसको समझता नहीं क्या करके, तो हम लोग इसको पार्टनर करके एडमिट करवा लेंगे, उसको ज्यादा पीएसआर भी दे देंगे। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? Are you getting the point what I'm trying to specify? और ये पार्टनरशिप हम लोग लगभग 18 साल का होने तक चलाते रहेंगे और थोड़ा लॉस होता भी होगा, नो प्रॉब्लम। और बाद में हम लोग क्या कर देंगे, पार्टनरशिप डिसॉल्व करवा देंगे। वो मेजर हो गया 18 साल का, आज बर्थडे केक काटने का, कल उसको काटने का काम करते कैसे बोल रहा हूँ, कल डिसोल्यूशन डिक्लेयर कर देंगे। Are you getting the point what I'm trying to specify? तो हम बोलते हैं यार ये ऐसा सब पागलपन मत करो, you should not be taken advantage of। इसके लिए हमने बोल कर रखा है कि नहीं उसको 6 महीने का पीरियड देने का। तो बोलते हैं सर लेकिन उसको तुमने 14 साल में ही पार्टनर करवा लिया था, तो 6 महीना कब का खत्म हो गया, अब उसको ना बोलने का चांस नहीं। तो हमने बोल कर नहीं, इसके लिए हमने बोल कर भैया जब उसको बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए एडमिट किया वो दिन, नहीं तो 18 साल विच एवर इज लेटर। 18 साल के बाद में उसको और 6 महीना, 18 साल के बाद में उसको और पीरियड कि तुझे कब समझेगा बता, ये नहीं 18 साल का हो गया तब तुझे पता रहना चाहिए क्या है क्या नहीं क्या। तो भैया तुम में से जो लोग 18 साल के हो गए हैं या फिर 18 साल के होने वाले हैं, याद रखो जिस दिन तुम्हारा 18 साल चेंज हो जाता है तब तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव नहीं आते, बट दुनिया का तुम्हारी तरफ का बर्ताव चेंज हो जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दुनिया बोलती है अभी तुझे अक्ल है ऐसा हम समझते हैं, कल तक तू बेअक्ल था हमको मालूम है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? कल तक हम तुझे ज्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबल पकड़ते नहीं थे, लेकिन आज से हम तुझे रिस्पॉन्सिबल पकड़ने वाले हैं। और पार्टनरशिप में क्या बोल कर रखा कि नहीं उसको हम लोग फिर भी 6 मंथ्स का टाइम पीरियड देंगे आफ्टर द एज ऑफ 18। समझ में कैसे बोल रहा था सर? तो फिर सिंपली बोल देने का ना, डायरेक्टली बोल देने का एनी टाइम विदिन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अटेनिंग मैच्योरिटी, आगे करके बोल के रखा। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? सुनिए, सो इट मे सो हैपन दैट वो 17.5 साल का था या फिर वो 17 साल का था या फिर क्या 17 साल 9 महीने का था, तो हम बोलेंगे अभी 17 साल 9 महीने के टाइम उसको समझ में आएगा वो बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए आया हुआ है। फिर उसके बाद में उसका 6 महीना कब से काउंट करने का, बोलेंगे नहीं 18 के हिसाब से काउंट। व्हाट यू आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डिफिकल्टी? बट ही शुड नॉट बी टेकिंग इट लाइक दिस कि बाबा मैं 18 साल के बाद में मुझे और टाइम मिलेगा समझने के लिए, और वो समझने के बाद में जिस दिन समझेगा उसके आगे और 6 महीना मिलेगा, ऐसा उसको अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम कभी भी मिलने वाला नहीं है। बोलिए। So when it was designed, it was basically for the purpose of telling this particular point. समझेगा? बोलिए। The case में आइमा और इसके अंदर majority is age according to the act 21 years. तर त्या केस मध्ये ते 21 years नंतर सेंटेंस काय अटेनिंग एज ऑफ मेजर काम खतम। ओके बोला काय झालं? When the clause was inserted, the idea was we are going to consider पार्टनरशिप को हम लोग माइनर को कब तक मदद करने वाले हैं। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो उसको पहले पता चला इस पॉइंट को कभी यूज करने का नहीं, दैट्स व्हाई वी स्पेसिफाइड आफ्टर दिस 20 पॉइंट। ओके, और किसी को डाउट है कुछ? ओके, प्रोवाइडेड दैट इफ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस, अभी इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो नोटिस देने को भूल गए, तो एक तो नोटिस कौन सा मतलब दे सकते हैं, आइदर ही कैन से दैट यस आई वांट टू बी द पार्टनर, और ही कैन से दैट नो नो आई डोंट वांट टू बी द पार्टनर। दोनों चीजें अलाउड है। व्हेन ही इज डिसाइडिंग ही इज अलाउड टू डिसाइड एनी ऑफ द टू ऑप्शंस, but when he is not deciding, when he is not electing to give a notice,
then it is assumed that he has decided to continue to be a partner. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तब ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं शायद उसको नहीं बनने का रहा इसलिए वो बताने को भूल गया, नहीं, बताने को भूल गया मतलब हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? we'll assume that his silence is as good as consent. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? I'm repeating again, his silence is as good as consent. Generally acceptance is not by way of silence. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट यहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का झंझट नहीं, यहाँ पे रिलेशनशिप को तुम अज्यूम करते हो कि नहीं करते हो, रिलेशनशिप का जिम्मेदारी तुम लेने वाले हो कि नहीं लेने वाले, उसका जिम्मेदारी. That's why here the principle of mere silence does not mean acceptance. ये वाला प्रिंसिपल यूज करने का नहीं, because there is no offer and acceptance. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? It is how the relationship is assumed to be continued. Then comes the next part where any person has been admitted as a minor to the benefits of partnership. The burden of proving the fact that such a person had no knowledge of such admission until a particular date after the expiry of 6 months of his attaining majority shall lie on the persons asserting that particular fact. Now this comes the point, मैडम जी आपके लिए स्पेशल. अगर सपोज उसने ऐसा क्लेम कर दिया तो कि सर मैं 18 साल का हो गया, आपने मुझे बोल के रखा है कि बाबा ये चीज आपके ऊपर जिम्मेदारी भी 18 साल के बाद में 6 महीने का पीरियड मिलने वाला और कुछ है नहीं, लेकिन मैं सच बोलता हूँ सर मुझे पता ही नहीं, ये बैंक अकाउंट कोई मुझे मालूम ही नहीं था, तो मैं कैसे बोल रहा हूँ इसमें पैसा आ रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं. I was never the person who was knowing that I am admitted to the partnership firm. तो सर मुझे वो दूसरा वाला पार्ट जो आता है क्लॉज का, कि जिसमें मैं बोल सकता हूँ कि 18 साल पूरा हो चुका है, 18 साल के बाद का 6 महीना पूरा हो चुका है और मैं अभी 1900 साल का हो चुका हूँ और मुझे आज पता चल गया है, इसके आगे मुझे 6 महीने का पीरियड दो. ये पॉइंट अगर मैं क्लेम करना चाहता हूँ तो कानून बोलता है ठीक है, लेकिन ये बाई डिफॉल्ट ऑपरेट होने वाला चालू होने वाला काम नहीं. ये तब चालू होगा जब तुम ये प्रूव कर सकोगे, कि तुमको सचमुच में 18 साल पूरा होने के बाद में मालूम नहीं था की तुम पार्टनर हो. हा काय आपत्कालीन बाहेर जाण्याचा मार्ग आहे, तो फोडावा लागतो. बस कधी बघितली नाही, बघितली शाळेची बस असते लिहिलेलं असतं इमर्जन्सी एक्सिट. इमर्जेंसी एक्सिट का दरवाजा हमेशा खुला रहता है क्या? नहीं. कोई भी फट से खोल सकता है क्या? नहीं. उसको ब्रेक करके खोलना पड़ता है. क्या समस्या में कैसे बोल रहा हूँ? और बाहर से ब्रेक करना पड़ता है, अंदर से ब्रेक करने को जनरली मिलता नहीं. नहीं तो अंदर बैठे बैठे तो किसी ने मस्ती कर दिया तो गड़बड़ हो जाए. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो यही पे वही बोला हुआ है कि दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट व्हिच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्लियर पॉइंट 5 कि हम लोग 6 महीने का पीरियड देने वाले, और 6 महीने का पीरियड जनरली 18 साल के बाद में खत्म हो जाए, मतलब 18 साल के आगे का 6 महीने काउंट किया जाएगा. तुम बोलोगे 19वां साल, 20वां साल, 21वां साल, उसके बाद में 6 महीने और पकड़ने का है, तो बाई डिफॉल्ट अलाउड है ही नहीं. बाई डिफॉल्ट अलाउड नहीं है कि किधर पता चल रहा है, आगे बढ़ने पता चल रहा है. बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ तुमको क्लेम करने का है तो द पर्सन हु वांट्स टू क्लेम सच बेनिफिट will have to prove that he actually did not get a knowledge about the situation after the age of completion of 18 years. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? So the point is very simple. Number 1, तुमको हमने टाइम कौन सा दिया हुआ है? 18 साल. 18 साल के बाद में 6 महीने. कभी कभार तुम ऐसा क्लेम करना चाहते हो कि 18 नहीं 19, 19 नहीं 20, 20 नहीं 21, उस दिन मुझे पता चला, और जब पता चला उसके आगे 6 महीना, हम बोलेंगे ये तो जनरली मिलने वाला है नहीं. तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि सचमुच में 18 साल पूरा होने के बाद जिस दिन तक तुमने खुद ही बोला कि वो मुझे नॉलेज नहीं था, उस दिन तक सचमुच में तुमको नॉलेज नहीं था, ये प्रूव करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? हाउ कैन ही प्रूव इट? देयर आर मल्टीपल वेज. ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. इट इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग व्हिच इज गिवन बाय लॉ कि ये रहेगा तो हम अज्यूम कर लेंगे कि तुमको नॉलेज नहीं था. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ पर्टिकुलर बैंक in which the money is continuously getting deposited. This person has never operated a bank account. He doesn't have the ATM card of the same. He doesn't get, the address is not of him. Address on the bank account is maybe of guardian or somebody else. So he doesn't get even the statement. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? उसने पासबुक कभी प्रिंट करके लिया नहीं है. He is not having the custody of passbook also with him. Are you getting the point what I'm trying to say? So there are multiple ways in which he'll have to prove to the satisfaction of the court that he was not aware of he was a partner of the partnership. अगर कोर्ट को सेटिस्फाई कर सका तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाई कर सका तो हम बोलेंगे सॉरी सर 18 साल के बाद में 6 महीने. बाय डिफॉल्ट जो लॉजिक है. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तब तक आपके पास टाइम है. सो द मोमेंट यू बिकम 18 इयर्स ऑफ एज, यू हैव टू बी वेरी ऑन गार्ड ऑफ योरसेल्फ. कि अगर तुम्हारे मम्मी डैडी ने तुम्हारे साथ कुछ ट्रांजेक्शन करके रखा रहेगा, तो तुम्हारे कुछ चाचा चाची ने करके रखा रहेगा, तो तुम्हारे कुछ मामा मम्मी ने करके रखा रहेगा, तो समझ में कैसे बोल रहा हूँ? आई एम नॉट सेइंग दैट हैव डिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स देम, बट हैव मोर रिस्पांसिबल एटीट्यूड टुवर्ड्स देम. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? बीइंग रिस्पांसिबल डज नॉट मीन नेवर ट्रस्टिंग अदर्स. बीइंग रिस्पांसिबल मींस taking responsibility of your own acts. Is it clear to all of you? अरे कुछ तो बोलो. I'm repeating for the last time. Please tell me. माइनर को हमने पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए एडमिट किया हुआ है. इसके लिए माइनर के कंसेंट की जरूरत है कि माइनर के कंसेंट की जरूरत नहीं?
नहीं, माइनर को पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए एडमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनर्स माइनर को बाद में वो रेटिफाई करने का ताकत है कि रेटिफाई करने का ताकत नहीं है? कितने पीरियड के लिए है? 6 months। 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी और फ्रॉम द डेट ऑफ obtaining the knowledge that he was a partner, whichever is later. By default, this clause is for 18 years. But the clause also adds one more thing. कि तुम इसको क्या कर सकते हो? आगे भी खींच के लेके जा सकते हो, लेकिन आगे खींच के लेके जाने का कोशिश करोगे तो क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव कौन करेगा? बाकी के पार्टनर्स का जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जिसको बेनिफिट क्लेम करना है उसके ऊपर है, मतलब माइनर पार्टनर के ऊपर। मैं कैसे बोल रहा हूँ? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रूफ इज ऑफ द पर्सन हु इज ट्राइंग टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ दैट प्रोविजन। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट कितना प्रोविजन देके रखा है? 18+6 हमने वहां पे बोल के रखा है, और फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग व्हिचएवर इज लेटर। बट व्हिचएवर इज लेटर को बाय डिफॉल्ट हम लोग एक्सेप्ट करने वाले नहीं। व्हिचएवर इज लेटर का बेनिफिट लेने का कोशिश करोगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा तुमको, मतलब किसको? माइनर पार्टनर। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट। Where such person becomes a partner. Now there is a complicated situation. 6 महीने का पीरियड दिया आपने मुझे। 6 महीने के पीरियड के अंदर अगर सपोज मैं लेट्स टेक एग्जांपल कि मैं 1 जनवरी 2023 को पार्टनर, मतलब मेरा 18 इयर्स पूरा हो गया। 1 जनवरी 2023 को मेरा बराबर 18 इयर्स पूरा हो गया। तो उसके बाद आपने मुझे 6 महीना दिया, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून। तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? जनवरी टू फरवरी, फरवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई, मई टू जून। तो 30 जून नहीं तो बोल सकते 1 जुलाई। तब तक मेरे पास टाइम है। सपोज मैंने 1 जुलाई को, नहीं तो 30 जून को, नहीं तो 29 जून को बोल दिया हाँ मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और उसके बाद में क्या हो गया? मे बी 15 जुलाई को पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो गया। अरे देव में मे बी 15 जुलाई को पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व हो गया तो एसेट्स को बेचना चालू कर दिया। एसेट्स को बेचना चालू कर दिया, एसेट्स कम पड़े तो घर से पैसा लेके आने का बारी आया। घर से पैसा लेके आने का बारी आया तो माइनर पार्टनर बोलता है कि अरे बाबा मैं तो 30 जून को बोला है कि मैं पार्टनर बनने वाला हूँ। तो 30 जून के बाद में जो जो लायबिलिटीज हुआ रहेगा, 30 जून के बाद और 15 जुलाई के पहले, वो जो 15 दिन के अंदर फर्म ने जो ट्रांजेक्शंस किए हैं उसकी वजह से जो लायबिलिटीज है, जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, उसको पे करने के लिए पैसा कम पड़ेगा तो मेरे घर से लेके आने का, क्योंकि मैं तब से पार्टनर बन गया हूँ। उसके पहले मैं पार्टनर को हाँ नहीं बोला था। तो कैन ही क्लेम दैट इज लायबिलिटी शुड स्टार्ट only from the date on which he has given consent, or can he say that his liability starts, or will it be considered that his liability starts from the date on which he was admitted for the benefits of partnership, or does that mean that his liability starts from the date on which he became major? इन अलग अलग ऑप्शन है। एक ऑप्शन जिस दिन उसने कंसेंट दिया, मतलब 29 जून है तो 30 जून। दूसरा ऑप्शन जिस दिन वो मेजर बना, मतलब 1 जनवरी 2023। और तीसरा ऑप्शन जब उसको माइनर के उसको पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया था, वो शायद रहेगा लेटर से 1 जनवरी 2020। तो 1 जनवरी 20 को उसको एडमिट किया था, 1 जनवरी 23 को उसका 18 साल पूरा हो गया, और 29 जून 23 को अपने राजा ने हाँ बोल दिया, और 15 जुलाई को पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो गया। अब कैन यू विजुअलाइज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर हैपनिंग? एक ऑप्शन अगर कंसीडर करेंगे कि 1 जून 2020 से 1 जून 2020 से उसको पकड़ लेने का है। In that case, his liability is for that period where he was actually admitted only for the benefits of partnership. If you are saying that on 29th of June is accepting, therefore 29 June से लेकर 15 जुलाई तक का period is his liability. That means you are considering कि उसने ratification दिया है, that is with prospective effect. क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ? और 29 जून को अगर वो बोल रहा है कि हाँ ठीक है, और तुम बोल रहे हो ठीक है, in that case his liability starts from 1st of January, then you are considering that his ratification start with retrospective effect, but retrospective not from the date of admission, retrospective from the date of attaining the age of majority. ये 3 अलग अलग ऑप्शंस है। तो इसको अभी कानून में कैसे सॉल्व किया अपने को सीखना है। सबको समझा पहले क्वेश्चन क्या करके? जब तक क्वेश्चन नहीं समझेगा तब तक उसका आंसर नहीं समझेगा। देखिए, where such person becomes a partner, his rights and liabilities as a minor continue up to the date on which he becomes a partner, but he also becomes personally liable to the third parties for all acts of the firm done since he was admitted to the benefits of partnership. कानून का सेंटेंस समझ में आया क्या बोला? देखो क्या बोला, his rights and liabilities as a minor continue up to the date on which he becomes a partner. His rights and liabilities as a minor continue up to the date on which he becomes a partner, but he also becomes personally liable to the third parties for all acts of the firm
done since he was admitted to the benefits of partnership, and his share in the property and profits of the firm shall be the share to which he was entitled as a minor. मिला क्या आपको सबको? तो पार्टनरशिप एक्ट बहुत डेंजरस एक्ट है. आपको बोल रहा है कि अगर मैं आज बोल रहा हूँ इसका मतलब आज से नहीं, मैं आज बोल रहा हूँ इसका मतलब जब से 18 साल का हुआ तब से नहीं, मैं आज बोल रहा हूँ मतलब आज कब से, जब से मुझे पार्टनरशिप में बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया था तब से. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? मजा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ और तकलीफ करने के लिए मैं उसके बाद में हूँ, ऐसा करके नहीं. हाँ, तुझे हमने चांस दिया था ना बोलने का, अगर तू ना ही बोलता है, पार्टनरशिप के बाहर निकल ही जाता है तो हम तुझे पकड़ने वाले नहीं. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन अगर तू हाँ बोलता है तो इन दैट केस यू आर नॉट going to claim that your responsibility start only from the day on which you are saying yes. Then we'll say that your responsibility start from the day on which you were admitted to the partnership benefits. So तभी का अगर कुछ लोन बाकी रहेगा और वो लोन का रिपेमेंट करने के लिए पैसा कम पड़ता रहेगा, in that case he is liable for that loan also. His personal property is also liable for that purpose. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? Next part, where such person elects not to become a partner, his rights and liabilities shall continue to be those of a minor under this section up to the date on which he gives public notice. उसने नॉट टू बिकम पार्टनर का डिसीजन लिया है. सो 1 जनवरी 2023 को अपना हीरो मेजर बन गया. 29 जून तक ये हाँ ना सोच रहा था. 29 जून 23 को उसने क्या कर दिया? पब्लिक नोटिस दे दिया कि भैया मैं नहीं बनना चाहता हूँ पार्टनर, बस हो गया. तो बाकी के पार्टनर बोलते हैं ठीक है, फिर तुझे 1 जनवरी 2023 तक का ही हम प्रॉफिट का शेयर देंगे, क्योंकि एनीवे यू हैव बिकम मेजर ऑन 1 जनवरी 2023. And now on 29th of June 2023, you have agreed or you have declared that you don't want to be a partner, you don't want to be associated with us. So then we are not at all considering you as a partner from the date of you attaining the date of majority. Up to the date of majority, हमारा डिसीजन तुझ पे चल रहा था. And after the date of majority, तेरा खुद का डिसीजन चलने वाला है. वो डिसीजन लेने को तूने भले ही लेट किया रहेगा तो भी हम लोग एक्सेप्ट करते कि तेरा डिसीजन ऐसा है, चल फिर 1 जनवरी के आगे हमने कुछ प्रॉफिट कमा रहेगा तो उसके अंदर तुझे हक मिलने वाला नहीं. तो बोलते नहीं सर, where such person elects not to become a partner, his rights and liabilities shall continue to be those of a minor under this section up to the date on which he gives a public notice. मतलब उसको तब तक हम लोग माइनर पार्टनर करके कंसीडर करेंगे जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे रहा. तेरे समस्या क्यों कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि शायद उसका प्रॉपर्टी को यूज किया रहेगा, कैपिटल करके इंट्रोड्यूस किया रहेगा, और बाद में उस प्रॉपर्टी को यूज करके आपने जब तक वो माइनर था तब भी प्रॉफिट कमाया था, और जब वो माइनर नहीं है, मेजर बन चुका है, उसके बाद में प्रॉफिट कमाया रहेगा. Now, after consciously calculating everything more systematically, if he is of the opinion that he doesn't want to continue, then on the day on which he is going to decide, अगर हम ये बोलते हैं कि उसका जिम्मेदारी बचपन से चालू हो जाता है, मतलब जब से एडमिट किया तब से चालू होता है, तो हम बोलेंगे कि उसका बेनिफिट क्लेम करने का हक जब तक वो डिक्लेयर नहीं करेगा तब तक चालू रहता है. तो कुछ समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? If he decides to say yes, if he decides to say yes, then his responsibility starts on the day on which he was admitted as a partner, and if he decides to say no, then his enjoyment rights continue as a minor मतलब only for the benefits of the firm, not as liabilities वाला situation. समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ? Up to the date of he is giving a public notice. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? दोनों अपने जनरल अंडरस्टैंडिंग से टोटल अलग टाइप के पॉइंट है. अपना फट से मन में जो आता है उसके मुकाबले अलग कंसिडर किया है, बिकॉज द प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल. अगर तुम मस्ती मजा करने के लिए हमारे साथ हो तो फिर उस मस्ती मजा के लिए साथ में अगर हमने कुछ लायबिलिटीज इनकर किया रहेगा तो उसके अंदर भी तुमको शेयर लेना पड़ेगा. अपना जो वाला कोई का स्टोरी है, उसका फैमिली मेंबर्स क्या बोलता है कि तू जो पैसा लेके आएगा वो आप लोग हमारा है, लेकिन उसके अंदर कुछ पाप जमा होता रहेगा तो पाप तेरा है. तो बोलते ऐसा नहीं होगा. जब से तुझे हमने ऐसे एक्सेप्ट किया हुआ था तब से अगर आगे का बेनिफिट तो कंटिन्यू करता है, और अभी तुझे जब चांस मिल रहा था इधर से बाहर निकलने का, वो तो एक्सेप्ट नहीं करता है, बाहर जाता नहीं है. इसका मतलब देन यू आर एसोसिएटेड विद फ्रॉम द बिगिनिंग. सो तब के पाप भी तुम्हारे और तब का पुण्य भी तुम्हारा. क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और अगर तू डिसाइड करते कि नहीं सर मुझे भी बाहर जाने का चांस मिल रहा तो बाहर जा रहा हूँ, इन दैट केस तब के पाप तुम्हारे है ही, काम खत्म. और जब तक तू नोटिस नहीं दे रहा है तब तक का सारा पुण्य अगर प्रॉफिट रहेगा तो तू ले सकता है, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं. दिस इज हाउ द लॉ हैज डिजाइन्ड द स्ट्रक्चर. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, हिज शेयर shall not be liable for any acts of the firm done after the date of notice, and he shall be entitled to sue the partners for his share of the property and profits in accordance with subsection 4. So उन्होंने क्लियरली बोल कर रखा है कि उसका जो शेयर है वो शेयर को बाकी के थर्ड पार्टीज अटैच नहीं कर सकते. His share is not liable for the acts of the firm done after the date of his notice. क्लियर है कैसे बोल रहा हूँ? एंड नेक्स्ट पार्ट, अगर बाकी के पार्टनर सपोज उसका पैसा वापस देने को कंटाला करते हैं, लेट करते हैं, गड़बड़ करते हैं, तो हम बोलेंगे सॉरी राजा, अब हम छोड़ने वाले तो है नहीं, हम तुझे पकड़ने वाले.
मतलब कौन बोलेगा? माइनर पार्टनर बोलेगा। माइनर मतलब अभी जो मेजर बन चुका है, और वो पार्टनरशिप उनको डिसॉल्व करने को भी नोटिस भेज सकता है कि मेरा पैसा पूरा पूरा दे दो। ही कैन सी द पार्टनरशिप फॉर अदर पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द सेम। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्लियर ऑल ऑफ यू? नथिंग इन सबसेक्शन 7 and 8 shall affect the provisions of section 28. So section 28 हमने ऊपर देखा था, section 28 आएगा फिर, I'll discuss it, don't worry. आगे आएगा डिटेल्स इन बोला रहेगा, ठीक है ना? अभी वो रहने दो ना, पहले ही पूरा करेंगे, क्या को टेंशन लेते, मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर स्टडी मटेरियल नहीं रहेगा तो बाद में फिर से दे दूंगा, डोंट वरी। बोलिए। बोलना काय ना बोलना सर आपका एक मायनर आहे तो आता मेजर नसेल त्यांनी आधी जे व्हाईट कॉन्ट्रॅक्ट नंतर आपण स्कीम करू शकतो व्हाईट कॉन्ट्रॅक्ट कुठे दिले? तिने ना करू शकतो एन्फोर्समेंट 18 वर्षाच्या आधीचे कॉन्ट्रॅक्ट अरे राजा, हा इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट नाहीये, हा पार्टनरशिप ऍक्ट आहे. अरे हो, पण आता जर का तू पिझ्झाचा बेस वरती टाकतोय, जर का तू म्हणतोय वरती नॉनव्हेज ठेवायचं, मग नॉनव्हेज विचारणार तो. खालचा पिझ्झाचा बेस होता व्हेज होता म्हणून तू पिझ्झा तुझा व्हेज होत नाही तो. पार्टनरशिप एक्ट का बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट वो है, बट बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट इसका मतलब ये नहीं कि इट कैनॉट हैव इट्स ओन सेपरेट प्रोविजंस. व्हेरेवर देयर इज अ सेपरेट प्रोविजन, यू हैव टू एक्सेप्ट अ सेपरेट प्रोविजन. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? यहाँ पे सेपरेट प्रोविजन अवेलेबल नहीं रहता, वहां पे तुमको क्या देखना पड़ेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशनशिप देखना पड़ेगा. और मैं इसके पहले मेरे ख्याल से पार्टनरशिप का फर्स्ट लेक्चर में क्या सिखाया था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? मैं टेबल के इस साइड में, तू टेबल के उस साइड में. और पार्टनरशिप एक्ट का बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? दोनों एक साइड पे. तो कैन यू अप्लाई द सेम प्रिंसिपल डायरेक्टली हियर? समझिए? नेक्स्ट पॉइंट. Now analysis of section 30, you have observed that minor cannot be bound by a contract because minor's contract is void and not merely voidable. Therefore, a minor cannot become a partner in the firm because partnership is founded by a contract. Though a minor cannot be a partner in the firm, he can be nonetheless admitted to the benefits of partnership under section 30 of the act. In other words, he can be validly given a share in the partnership profits. When this has been done, and it can be done with the consent of all the partners, then rights and liabilities of such a partner will be governed under section 30 as follows. Rights: a minor partner has a right to his agreed share of profits and of the firm. He can have access to and inspect and copy the accounts of the firm. He can sue the partners for accounts or for payment of his share, but only when severing his connection with the firm and not otherwise. On attaining majority, he may within 6 months elect to become partner or not to become a partner. If he elects to become a partner, then he is entitled to the share to which he was entitled as a minor. सर ये क्या है, मतलब समझा नहीं. अगर उसने सिर्फ इतना बोल दिया कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, तो ऑटोमेटिकली फिर से नया पीएसआर, जब तक वो एग्री नहीं करेगा तब तक पुराना पीएसआर आगे कंटिन्यू होगा. उसका मतलब क्या समझ को कैसे बोल रहा हूं? ओरिजिनली सिचुएशन क्या था? देयर वर 3 पार्टनर्स एंड 1 माइनर. तो उनका रेशियो था लेट अस से 2:1:1. माइनर को 1 वाला रेशियो था. सो A 2, B 2, C 1 एंड माइनर 1, ऐसा रेशियो था. और फिर माइनर जब मेजर बन जाता है तो बाद में बोलते ठीक है मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं, और आगे कुछ बोलते नहीं हो लोग. तो अज्यूम करने का कि माइनर को जो पहला वाला 1 मिलता था वो आगे भी मिलता है. माइनर इमीडिएटली ऐसे नहीं बोलेगा अरे मैं हाँ बोला अभी सब लोग इक्वल कर दो, बोलेंगे नहीं. अगर वैसा करने करेगा तो फिर से एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा. देन एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट व्हेन यू आर अप्रूविंग दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप, तो अप्रूव करने के पहले हमारे साथ बात करने को आ जाए, हमको प्रूव कर कि मैं तुझे इक्वल क्यों करना चाहिए. फिर उसके हिसाब से हम शायद तेरे पास से कुछ गुडविल मांग सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट कर सकता है. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? उसके बाद में हम एडजस्ट करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी बेनिफिट दिए हुए थे. सो डोंट अज्यूम दैट merely because you are saying yes, that does not mean that you are having every right to change everything in the partnership deed. Then unless it is agreed by all the partners, it will be assumed that your old relationship will continue in the same manner. That is your old PSR let us say was 2:2, मतलब क्या 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 1/6 था ना, तो तेरा 1/6 बनता रहेगा. अगर वो 1/6 या तो 1/5 करने का है, या फिर 2/6 करने का है, फिर 2/8 करने का है, ऐसा कुछ करने का रहेगा तो डायरेक्टली तो ऑटोमेटिकली होगा नहीं. पहले सब पार्टनर्स आपस में डिस्कस करेंगे. अगर वो ठीक लगा तो कुछ अलग अलग एडजस्टमेंट करने करेंगे, तो मे बी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मे बी गुडविल टू बी एडजस्टेड, वो सब करने के बाद हम दे भी सकते हैं. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नए माइनर को अपना पीएसआर चेंज करने का अधिकार नहीं है. मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि माइनर ने पार्टनरशिप में कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया, इसका मतलब ऑटोमेटिकली उसका पीएसआर चेंज होगा, ये कभी नहीं होने वाला है.
By default, automatically his old PSR will continue. That's the basic point. सबको समझ में क्या बोल रहा हूँ? बोलिए. Minor is not entitled. Minor is not added in the absence of the companies. So sorry for. So the LSR is different and the PSR is different of major partners. So if the PSR is, let's say, 4:3:1 or 4:3:1, and the LSR is 5:3:2. If the partners have decided to have different PSR and different LSR, then they will consider that अभी हम लोग क्या करेंगे separately फिर से LSR कैसे adjust करेंगे. If they have decided कि सिर्फ हमारा PSR, let us take an example, 2:1 था अपना LSR और PSR था 2:1 समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. So 2:1 is LSR and 2:1 is PSR. मतलब ये कौन है? Minor partner. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. And he decides to go for becoming major. तो ऑटोमेटिकली क्या कंसीडर करना है? बाकी कुछ नहीं बोले, इसका मतलब उसका PSR भी 2:1 में अंदर आएगा, मतलब 2:1 के अंदर आएगा और उसका LSR भी 2:1 के अंदर आएगा. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. Unless it is specifically agreed कि अपन इसको ऐसा एडजस्ट करने के लिए हमारा LSR हम लोग चेंज करें, नहीं तो ऑटोमेटिकली whatever is the PSR that will be considered to be LSR. That LSR was created separately only to ensure that the minor was not going to share the losses. तो अभी वो तो माइनर का मेजर बन चुका है और उसने हाँ बोल दी है, तो नेट केस उसका PSR उसका LSR सेम होता है. क्लियर? 40 पॉइंट बोला. सो आता मायनरला पार्टनरशिप जॉइन करायचं आणि तो म्हणला की आय विल जॉइन ओनली इफ इन्क्रीज माय शेअर इन प्रॉफिट्स. आणि मग ते बोलले की सपोज डिस्कस करू व्हॉटएव्हर. सो इफ दे से नो, देन इज इट स्टिल कन्सिडर्ड द मायनर हॅज नॉट एक्सेप्टेड अँड देन ही कॅन रिजेक्ट ही एक्सेप्टेड अँड देन दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन अनलेस इट इज एग्रीड. इट इज नॉट गोइंग टू गेट कंप्लीट. हमने क्या बोला? उसने एक्सेप्ट किया तो फिर और अगर सेपरेटली एग्रीमेंट नहीं हुआ रहेगा तो ही वो कंटिन्यू होगा ना. अभी तक उसने बोला ही नहीं है ना. एक्सेप्टेंस दिला त्यांनी. ऐसा कैसे हो सकता है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नेवर कंसीडर्ड एक्सेप्टेंस. वो तो बचपन से यहाँ पे वैसे ही चलते रहेगा. इट इज नॉट कंसीडर्ड. So he still considered a minor was not agreed to that. Yes. He can still say I don't want to join. yes that's all is there. बोलिए. सर एकदा महिन्याने काउंटर ऑफ मला PSR वाढणार आहे किंवा LSR तर मेजर मी असं फॉर्म मध्ये येताना सांगितलं तर सगळ्या पार्टनर्सनी अग्री करावं लागतं का? तुला काय वाटतं? वो तो ऑलरेडी है ना. जब चेंज इन PSR is a very special type of situation. It cannot be decided by majority. It will always have to be by unanimity. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है. ऐसा कुछ नहीं कि माइनर का मेजर बन गया तो यहाँ पे कुछ स्पेशल सिचुएशन हो गया कि जहाँ पे हम लोग हमेशा के रूल तोड़ देंगे और माइनर जो बोलेगा करेंगे. वो उपकार नहीं करा पार्टनरशिप में आ रहा है. हम उसको उपकार कर रहे हैं एक्चुअली स्पीकिंग. कितने दिन को बेनिफिट दिया था और अभी उसको हम लोग फिर से चांस दे अंदर आने के लिए. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? हाँ, अनलेस दैट माइनर इज हैविंग सम स्पेशल एट्रीब्यूट्स कि जिसके से फर्म को फायदा होता रहेगा तो देन ही विल हैव बार्गेनिंग कैपेसिटी. डोंट थिंक अबाउट दिस सिचुएशन. हु हैज बार्गेनिंग कैपेसिटी चेंजेस फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बार्गेनिंग कैपेसिटी चेंजेस इवन इन द सेम कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जो मतलब एक पार्टी है दूसरा पार्टी है और आज के दिन में शायद दूसरा पार्टी शायद ताकतवर रहेगा, कल के दिन में पहला पार्टी ताकतवर हो सकता है. इट्स ऑलवेज पॉसिबल. उसके बारे में मत सोचो. हम लोग सिर्फ क्या कंसीडर करने का है? हम रास्ता बना रहे हैं, हम सुपर एक्सप्रेस हाईवे बना के दे रहे हैं. हर एक पार्टनरशिप में क्या क्या होगा उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचने वाले हम लोग. हर एक पार्टनरशिप में क्या होगा उनको याद रखना पड़ेगा कि रास्ता ऐसा है, इसके साइड में यहाँ पे रेलिंग्स है, ये रेलिंग्स को बाहर तोड़ के जाने का नहीं है. ये बेसिक रूल याद रखने का. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके. और वो रेलिंग्स को तोड़ने का रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? फिर से नया कानून बनाना पड़ेगा. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नया कानून जब तक नहीं तब तक क्या इस रेलिंग के अंदर खेल. दैट्स द सिंपल है. ये मैं कैसे बोल रहा हूँ? अभी वो स्विस बैंक का जो गड़बड़ हो गया था, क्रेडिट स्विस बैंक का, उधर क्या हो गया? उधर तो पूरा रास्ता तोड़ दिया उन्होंने, नया रास्ता बनाया फट से कि शेयर होल्डर को मारन के बोली आवाज मत करो. नाइदर वो तुम्हारा यूबीएस बैंक को पूछा शेयर होल्डर्स को तुमको चलेगा कि नहीं चलेगा, नॉर क्रेडिट स्विस के बैंक को पूछा शेयर होल्डर्स को पूछा तुमको चलेगा कि नहीं चलेगा, नॉर बॉन्ड होल्डर्स को पूछा उनको चलेगा कि नहीं चलेगा. एवरीथिंग एल्स वाज केप्ट असाइड. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? शॉक ट्रीटमेंट था वो, नहीं तो मर जाएगा. तो सर शॉक देगा तो आदमी तकलीफ होता है, दैट इज ओके. बट अभी मरा हुआ है, अभी शॉक नहीं देंगे तो जिंदा नहीं हो. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और वेटिंग द पॉइंट. सर हमने डॉक्टर के पास देखा था वो ऐसा कुछ तो करते, पिक्चर में देखा तो मैं मेरा दोस्त ऐसे सोया था, मुझे लगा ऐसे कर दूंगा. नॉर्मली करने का रहता नहीं है ना वो सब. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? व्हाट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो समटाइम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स आर गिवन टू द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सर्कल, बट बाय डिफॉल्ट कानून ऐसा फटाफट से तोड़ते नहीं हम. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट. नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट. किधर था? ये तो हमने डिस्कस किया ना अभी ऑलरेडी. नाउ लायबिलिटीज.
If he does not, then his share is not liable for any acts of the firm after the date of his public notice served to that effect. Next is liabilities. Before attaining majority. अच्छा मैं छोटा सा कंफ्यूज हूँ, मुझे थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो रहा है, तुम लोग बहुत होशियार बच्चे हो, प्लीज मुझे मदद कर दीजिए. इस सेंटेंस का मतलब क्या है? If he does not, then his share is not liable for any acts of the firm after the date of public notice served to that effect. इसी का दूसरा मतलब his share is liable up to the date of public notice. ऐसा मतलब हो जाता है. His share is liable, his share is actually not liable. Minor है ना वो. His share is profitable, his share in the firm is still liable. The capital. Because he is a partner in profits only ना. तो liable के not liable. Not liable तो ऐसे क्यों बोला है? उन्होंने बोला कि not liable directly नहीं, not liable for any acts of the firm after the date of public notice. That means it is still liable up to the date of public notice. ऐसा उसका दूसरा मतलब होता है. तो आप क्या बोल रहे हो? नहीं, अगर वो ना बोलेगा तो इसकी बात कर रहे हैं. If he does not, मतलब he is still liable in the firm, but not personally in his personal property. yes. What they're trying to tell you कि भैया minor is not liable for the losses of the firm. What is the meaning of that? उसके पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच मत करो और उसको पर्सनली पकड़ो मत. यार समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? बट जितना उसका कैपिटल फॉर्म के अंदर है, जितना उसका कैपिटल फॉर्म के अंदर है, उतना अमाउंट के लिए वो लायबल बन सकता है. मतलब हम बोल सकते हैं आपका कैपिटल पूरा करो वाइप ऑफ हो गया, ये बोल सकते हैं क्या? दैट इज पॉसिबल. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट उसका कैपिटल वाइप ऑफ होने के बावजूद उसका और नेगेटिव कैपिटल आ रहा है, मतलब ही सपोज टू ब्रिंग सम कैपिटल फ्रॉम हाउस, बोल के वो तो कभी होने वाला नहीं. बिकॉज एनीवे आई वाज अ माइनर पार्टनर, आई वाज एडमिटेड ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? कौन सा पेज नंबर है? 3.32. 3.32 का पेज नंबर का लास्ट लाइन देखिए ना प्लीज. लायबिलिटी में क्या बोल कर रखा है देखो? माइनर हैज नो पर्सनल लायबिलिटी फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म इनकर्ड ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी. उसको पर्सनल लायबिलिटी नहीं, बट जितना उसका कैपिटल वहां पे है वो इरोड हो सकता है. क्या? यस, वो इरोड हो सकता है. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो. व्हाट द आइडिया? नेक्स्ट. On attaining majority, he may within 6 months elect to become a partner or not to become a partner. If he elects to become a partner, then he is entitled to his share to which he was entitled to as a minor. If he does not, then his share is not liable for any acts of the firm after the date of public notice served to that effect. Liabilities में क्या बोलते हैं? Before attaining majority, the liability of the minor is confined only to the extent of his share in the profits and property of the firm. Minor has no personal liability for the debts of the firm incurred during his minority. Minor cannot be declared insolvent, but if a firm is declared insolvent, his share in the firm vests with the official receiver or assignee. मतलब उसका जो भी कुछ शेयर रहेगा वो पैसा वापस मिलने का ना उसको. अगर फर्म इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई है, मतलब फर्म का सारा एसेट्स रिपे करने वाले हम लोग, सर एसेट्स सेल करने वाले हम लोग और लायबिलिटीज को रिपे करने वाले हम लोग, उस वक्त उसका जो शेयर है वो साइड में रखा जाएगा. इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ ही इज अ सेपरेट लायबिलिटी. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? एज इफ ही इज अ सेपरेट लायबिलिटी. ही कैन नॉट बी ट्रीटेड अलोंग विद अदर पार्टनर्स. मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद, आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट कर रहा है, पहले किसका पेमेंट करने का? माइनर पार्टनर का. जब तक उसका पूरा पेमेंट करके नहीं होगा तब तक बाकी के पार्टनर्स पैसा नहीं मांग सकते. आपको समझने में कैसे बोल रहा हूँ? ऐसा नहीं बोल सकते सर हम लोग 3 पार्टनर्स है ना, तो ये माइनर तो भी क्या हुआ, फिर भी पार्टनर ही तो है. आउटसाइडर का लायबिलिटी पहले पे करेंगे, बाद में हम सबको दे देंगे. हम सबको देने के टाइम थोड़ा पैसा कम पड़ा तो हम सब लोग शेयर करेंगे. बोलेंगे ऐसा नहीं, इसका शेयर इज नाउ सिक्योर्ड विद द ऑफिशियल रिसीवर. वो जो लिक्विडेटर करके काम करने वाला कोर्ट का रिसीवर रहेगा, वो आदमी है, याद रखिएगा कि पहले किसको पेमेंट करने का है? आउटसाइडर्स को. बाद में किसको पे करने का है? फाइनल को. उसका पेमेंट पूरा होने के बाद बाकी के पार्टनर्स, तो बाकी के पार्टनर्स में सफर मोड. गॉट द आइडिया? नेक्स्ट पार्ट. After attaining majority, within 6 months from his attaining the date of majority, or on his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of partnership, whichever date is later, the minor partner has to decide whether he shall remain as a partner or leave the firm. Where he has elected not to become a partner, he may give public notice that he has elected not to become a partner, and such notice shall determine his position as regards to the firm. If he fails to give a notice, then he shall become a partner in the firm on the expiry of the said period of 6 months. मैडम जी बहुत अच्छी नींद आ रही है, मेरा आवाज बहुत अच्छा है, मुझे मालूम पड़ गया. चलो. When he becomes partner, if the minor becomes a partner on his own willingness or by his failure to give a public notice within specified time, his rights and liabilities as given under section 30 subsection 7 are as follows. He becomes personally liable to the third parties for all acts of the firm done since he was admitted to the benefits of partnership. Underline करके रखो.
केस स्टडी में आएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टैक्स से ऐसा देखा तो पूरा पूरा अलग है. If there are big partners in this, and he realizes that their firm is very lost, and if he admits his own son as a beneficiary to the partner, He cannot admit. All other partners will have to say yes. yeah, unanimous decision. But then the firm gets into dissolution, and his son's share is given first, which is obviously he becoming the minor. He being the minor will be used by A itself. Is there something wrong There is nothing. because of course एडमिट करने के टाइम सबने हाँ बोला है ना, तो तुमको सबको पता है ऐसे ही होने वाला है. सिंपल. ये तो 4 सेकंड चलेंगे तो तुमको पता है कि इसके बाद में तकलीफ हो सकता है. और क्या कर सकते हैं? जैसा है वैसा है. A cannot admit on his own. It will always have to be with the consent of all other partners. So they are aware of that particular. This is the position. ऐसा होने वाला है. फिर भी तुमको अगर एक माइनर पार्ट बच्चे को अंदर लेने को अच्छा लगता है तो ले लो, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं. बाद में अगर गड़बड़ हो गई तो याद रखने का, उसके बच्चे का पेमेंट पहले हो. बोलो नंबर बोलो फटफट फटके मारे. अरे why are you thinking like that? अरे मतलब पार्टनर है ना, to become a partner are you supposed to have positive capital? नॉमिनल पार्टनर को भी प्रॉफिट मिल सकता है अगर उसने मांगा तो. बाय डिफॉल्ट उसको मिलता नहीं है, बट उसने अगर बोला रहेगा मेरा नाम यूज करने के लिए प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो देन यू हैव टू एग्री फॉर दैट पर्टिकुलर. कितना तो देना. कैपिटल नेगेटिव होने का कारण ड्राइंग भी रह सकता है. ज्यादा ड्राइंग किया हुआ रहेगा तो बाद में प्रॉफिट आएगा, तो बाद में कैपिटल फिर से पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, बाद में कर दूंगा मैं. कैपिटल नेगेटिव का प्रॉफिट शेयरिंग का क्या संबंध है? ऐसा तो तुमने पार्टनरशिप को फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम किया रहेगा ना, कि उसको ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में रहता है, फिर भी उसको पीएसआर मिलता ही है. तो फिर ऐसा मतलब क्यों अटक गया अलग जगह पे. चलो, when he elects not to become a partner, his rights and liabilities continue to be those of a minor up to the date of giving public notice. His share shall not be liable for any acts of the firm done after the date of the notice, and he shall be entitled to sue the partners for his share of the property and profits. It may be noted that such minor shall give notice to the registrar that he has or has not become a partner. तो ये नोटिस देने का किसको नोटिस देने का है? रजिस्ट्रार को नोटिस देने का. पब्लिक को नोटिस देने का वैसे भी यहाँ पे जरूरत नहीं. पब्लिक नोटिस किसकी जरूरत है बताओ? वर्किंग पार्टनर की. माइनर क्लेम की जरूरत नहीं, बताओ. दिमाग चला के बताओ. एनीवे ही इज नॉट वर्किंग पार्टनर. क्या समस्या क्यों कैसे बोल रहा हूँ? अदर्स आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द पार्टनरशिप बिकॉज़ माइनर इज द पार्टनर. सो काम ही खत्म हो गया. उसको सिर्फ किसको नोटिस देने का? जस्ट लाइक स्लीपिंग पार्टनर, ही इज सपोज्ड टू कम्युनिकेट इट टू द रजिस्ट्रार. नेक्स्ट, लीगल consequences of a partner coming in or going out. Section 31 to 30 बोलो. मायनर पार्टनर में कैपिटल नेगेटिव तो फक्त जर तो नाही म्हटला तर फक्त तरी काय Other parties yes, everybody. In fact ऐसा तो होता नहीं है. उसका कैपिटल नेगेटिव नहीं हो सकता है, उसका कैपिटल फिर जीरो हो जाएगा. Any change in the relation of a partner will result in reconstitution of partnership firm. Thus, on admission of a partner or retirement of a partner or expulsion of a partner or insolvency of a partner, etc., a firm will be reconstituted. हमने ऑलरेडी कंसीडर किया था ये सब चीजें जब हम अकाउंट्स का लेक्चर ले रहे थे तभी, कि नया पार्टनर आता है, कोई पुराना पार्टनर जाता है, नहीं तो किसी पार्टनर को हकाला जाता है, निकाला जाता है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई पार्टनर एक्सपायर हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फर्म का क्या हो जाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है. Unless there is a change in the agreement, we can assume that the old agreement may be continuing just after incorporating the new person or after removing the old person. But this point can also be used by other partners for the purpose of either gaining extra mileage in the partnership firm or for the purpose of reducing their interest in the partnership. कि मैं चलो अभी रिटायर हो ही गया ना, तो फिर मेरा भी शेयर थोड़ा एडजस्ट कर दो, इधर बढ़ा दो नहीं तो थोड़ा कम कर. जब तक वो था तब तक मुझे बहुत मजा आता था, मैं इसके साथ काम करता था. अब जब वो नहीं है तो शायद मैं ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखूंगा, मेरा पीएसआर कम किया तो भी चलेगा, दोनों लोग ज्यादा करो मुझे चाहिए. या फिर अब जब तक वो था तब तक मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता था क्योंकि काम सब ठीक ठाक हो जाएगा. अब जब वो नहीं है तो मुझे नहीं चलेगा, मुझे भी ज्यादा काम करने का. तो आई वांट टू हैव हायर पीएसआर, आई वांट टू हैव मे बी सैलरी मोर. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो these points when a particular person resigns
or a particular person expires, these points can be used by other partners also for the purpose of readjusting their position in the firm. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ओके, नेक्स्ट पार्ट, एनी चेंज, वो तो हो गया, ठीक है अपना. सेक्शन 31 क्या बोलता है? सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30, नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, अंडरलाइन द वर्ड ऑल. किसी भी पार्टनर को अंदर लेने का है तो इन दैट केस सारे पार्टनर्स को ही पहले पूछना पड़ेगा. सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट में देखेण्यासाठी मेजॉरिटी वर डिपेंड करू. वो कहाँ पे है? प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30 के बारे में ज्यादा है. ऐड बोला और नहीं बोला. सेक्शन 30 किसका है? माइनर पार्टनर का. तो माइनर पार्टनर के बारे में बोल के रखा रहेगा कि उसका, उसने अकेले ने बोला मुझे अंदर आने का है, तो देन अदर्स कैन नॉट से नो टू हिम. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि उसको तूने ऑलरेडी बेनिफिट्स के लिए एडमिट करके रखा हुआ था और अब वो मेजर बन चुका है और 6 महीने के अंदर बोल रहा है मुझे अंदर आना है. नहीं तो 6 महीना पूरा हो गया और बोलने को भूल गया है तो एडमिट हो गया. बाकी पार्टनर बोलता है मुझे मालूम था कि वो अंदर आने वाले थे. दैट इज योर प्रॉब्लम. यू कैन से दैट पार्ट. अभी पहले एबीसी थे, डी को माइनर करके एडमिट किया था और अभी ए एंड बी बोलते कि वो आएगा तो चलेगा, सी बोलता है मुझे नहीं चलेगा. दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30. नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इनटू द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एक्जिस्टिंग पार्टनर्स. Subject to the provisions of section 30, a person who is introduced as a partner into the firm does not thereby become liable for any acts of the firm done before he became a partner. You are liable if you are admitted to the partnership firm, then you are liable only from the date of your admission. For any transactions which were done prior to your admission, then you are not liable for the same. But ये पॉइंट को क्या बोला हमने? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30. सेक्शन 30 किसकी बात करता है? माइनर पार्टनर की बात करता है. माइनर पार्टनर वो वाला पार्टनर है जिसको हमने पार्टनरशिप में क्यों एडमिट किया था? फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. फिर क्या हो गया? उसका 18 साल पूरा हो गया. फिर क्या हो गया? 6 महीना खत्म हो गया. 6 महीना खत्म होने के पहले उसने खुद नहीं बोल दिया हाँ मैं अंदर आना चाहता हूँ, नहीं तो 6 महीना खत्म हो गया चुप बैठा था. तो हमने क्या कंसिडर किया? वो पार्टनर बन चुका है. और जैसे वो पार्टनर बन चुका है तो इन दैट केस ही इज लायबल नॉट ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ ही गिविंग कंसेंट, not only from the date of he becoming major, but from the date of he becoming partner for the benefits of partnership. तो सर इसका मतलब सर मैंने आज बोला हाँ ना, तो मेरा एडमिशन आज हो गया ना. इसके पहले के पीरियड के मुझे मत प्रोग्राम बोलेंगे नहीं तेरा एडमिशन आज नहीं हुआ, तेरा एडमिशन बहुत पहले हो. तो जिस दिन से तुझे बेनिफिट एडमिट किया था उस दिन से सारे के सारे लायबिलिटीज के लिए तू लायबल है. उसके पहले के डेट के लिए तो लायबल नहीं रहेगा. अगर तभी का कुछ लायबिलिटी अभी भी पेंडिंग रहेगा तो. क्लियर कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 31. As we have studied earlier, subject to the contract between the partners and to the provisions regarding minors in the firm, no new partner can be introduced in the firm without the consent of all the existing partners. Rights and liabilities of new partner. The liabilities of the new partner ordinarily commence from the date when he is admitted as a partner, unless he agrees to be liable for obligations incurred by the firm prior to that date. मतलब क्या हो गया यहाँ पे? नया पार्टनर बोल रहा है कि मैं अंदर आने को तैयार हूँ, मैं पुराने लायबिलिटीज को भी लेने को तैयार हूँ. वो खुद ही बोल रहा है. He is accepting, he is agreeing that he will be responsible for the debts which were committed prior to his admission. अभी उसने खुद ने यहाँ बोला हमको कोई फर्क पड़ता नहीं, पर ऐसा नहीं बोला रहेगा तो in that case by default under the operation of law under section 31 he is not liable for the liabilities. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सर ऐसा कोई क्यों करेगा? जनरली तो नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको बड़ा प्रॉफिट शेयर मिलने वाला रहेगा तो, या फिर वो जो लायबिलिटी है वो खुद ही रहेगा तो. क्या समस्या कि कैसे बोल रहा हूँ? अभी पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई कि मैं ही तुम्हारा क्रेडिटर था, मैं ही तुम्हारा लेंडर था, अब तक मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं था और तुम मेरा लोन रिपे नहीं कर पा रहे हो, तो बोलता हूँ ठीक है फिर मुझे पार्टनरशिप में पार्टनर करवा के ले लो. ये वाला लोन के लिए पार्टनरशिप जिम्मेदार है, मैं अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराने को तैयार हूँ. मेरा शेयर लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको? तुम्हारा खुद का शेयर सपोज 1:1 था, इक्वल था, तो उनका फिर अपना शेयर करना पड़ेगा 2:1. मुझे अकेले को 2 देना पड़ेगा, तो पार्टनर खुद चलेगा. लेकिन पुराना लायबिलिटी तो लेने वाला रहेगा तो ही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पुराने लायबिलिटी के अंदर का ऑलमोस्ट आधा लायबिलिटी कैंसिल हो जाएगा. अगर दिमाग चलाओगे तो समझेंगे. समझने में कैसे? बिकॉज इज लायबल फॉर हाफ ऑफ द ओल्ड लायबिलिटीज आल्सो. क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो देन पुराने लायबिलिटी के अंदर का आधा अमाउंट उसका हो जाएगा, तो आधा अमाउंट अपने आप विव हो गया, बाकी का भी कंटिन्यू. तो उसका भी थोड़ा इजी है, और मुझे पीएसआर मिलना चालू हो जाएगा, मेरा पूरा लोन रिपे नहीं होगा, आधा लोन रिपे हो जाएगा. आधा लोन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आधा लोन छोड़ने के बजाय मुझे उसके बदले मुझे क्या मिलने वाला है? राइट टू कंट्रोल द पार्टनरशिप मिलने वाला है. आई एम रेडी टू डू दैट पार्टनरशिप. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो दिस इज व्हाट इज ऑल फाइनेंशियल जगलरी. बेसिकली वेयर यू आर नोइंग कि ये पार्टनरशिप फॉर्म अपने लिए फायदे का हो सकता है. ऐसा किसी लेंडर को लगा
तो लेंडर उस पार्टनरशिप फॉर्म में टांग अड़ाने को आ सकता है, बोल सकते हैं कि आप रीपे नहीं करते रहोगे, इन दैट केस कम से कम ऐसा तो कर लो, चलो मैं तुमको मदद करता हूँ, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द लायबिलिटीज। तो अभी वो बाकी के पार्टनर कितने होशियार है उसके हिसाब से दिमाग चले, इफ दे कैन बार्गेन, इससे तेरा खुद का लायबिलिटी का नहीं बल्कि सो एंड सो डेट के आगे का जितना लायबिलिटी सबके जिम्मेदार होता है क्या बोल, फिर हम तुझे 2/4 देने को तैयार है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर बार्गेनिंग कैपेसिटी। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? बट इज इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू डू लाइक दैट? यस, he will do it only if he is finding more benefits in the same. और पार्टनरशिप would always like to give more and more liabilities to him. जितना हो सके उतना देने का, मतलब अपने को जनरेट कम हो जाएगा, उतना ज्यादा वजन उठाने के लिए ज्यादा लोग आ गए तो बाकी के लोगों के सिर के ऊपर का वजन कम हो जाता है। तो एक्जिस्टिंग पार्टनर्स वुड लाइक टू गिव as much of the liability as is possible including the liabilities prior to his admission. बट वो लेने का कि नहीं लेने का, ये किससे लेने का है? इनकमिंग पार्टनर ने देखने का है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, the liabilities of the new partner ordinarily commence from the date when he is admitted as a partner unless he agrees to be liable for the obligations incurred by the firm prior to the date. The new firm, including a new partner who joins it, may agree to assume liability for existing debts of the old firm, and the creditors may agree to accept the new partner as their debtor and discharge the old partners. मतलब ये भी हो सकता है कि बाबा आप सारा का सारा पैसा मेरे पास से ले लो, इनके पास से मत लो, बाकी लोग को डिस्चार्ज करो। Is it possible? Yes. The creditor's consent is necessary in every case to make the transaction operate. Novation is a technical term in the contract for substituted liability. Of course, not confined only to the case of partnership. सर क्रेडिटर को क्या तकलीफ हो सकती है? क्रेडिटर को क्या तकलीफ हो सकती है? उनका कंसेंट क्यों जरूरी है? इनफैक्ट पहले 2 लोग शेयर करते थे, अब तो 3 लोग है ना, मतलब क्रेडिटर को टेंशन नहीं आना चाहिए, बोल के नहीं, ऐसा नहीं। क्रेडिटर्स का कंसेंट हर जगह पे जरूरी है क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया था? 2 लोगों के साथ किया था, उस पार्टनरशिप फर्म के साथ किया था जहां पे 2 पार्टनर्स थे, अब वहां पे 3 पार्टनर्स हो रहे हैं। इसका मतलब नाउ यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट दैट क्रेडिटर्स कंसेंट जब तक नहीं है तब तक तुम उसके पुराने लायबिलिटीज के लिए उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। नहीं सर वो तैयार है, हम तैयार है, तो क्रेडिटर्स को क्या तकलीफ है? दैट इज टोटली डिफरेंट सिचुएशन बिकॉज़ नाउ यू आर चेंजिंग द ओरिजिनल एग्रीमेंट इटसेल्फ। तो समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो जब तक क्रेडिटर का कंसेंट नहीं लिया जाएगा तब तक ओल्ड लायबिलिटीज के लिए नए पार्टनर को डायरेक्टली हम लोग लायबल नहीं करवा सकते, इवन इफ ही इज एग्रीइंग इन अ फॉर्मल एग्रीमेंट। समझ में कैसे बोल रहा हूं? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि क्रेडिटर्स को उनका कंसेंट लेने के बाद ही नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। एडमिशन करवाने का कि नहीं करवाने का ये पूरा राइट, ये पूरा डिसीजन इज कंट्रोल बाय द पार्टनरशिप फर्म, नॉट बाय द थर्ड पार्टीज। तेरे समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? थर्ड पार्टीज हैव नो से इन डिसाइडिंग हु कैन बिकम योर पार्टनर। अब पार्टनर्स में एबीसी 3 पार्टनर्स है, सी बोलता है मुझे नहीं चलेगा, एम डी बोलते हैं हमको चलेगा, लेकिन फिर अकेला सी ने बोला नहीं ना तो भी फिर एडमिशन नहीं हो सकता क्योंकि वो यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए। बट यूनानिमस ओनली among partners, it is not unanimous among partners as well as creditors. फिर क्रेडिटर्स का पॉइंट किस लिए डाला है? क्रेडिटर्स का पॉइंट सिर्फ उसी पॉइंट के लिए अप्लाई करने का रहता है जहां पे द इनकमिंग पार्टनर इज अज्यूमिंग द लायबिलिटीज prior to the date of his admission, thereby reducing the liability of existing partners which was in existence prior to the date of his admission. Then in such a situation, the creditor's consent is necessary that ये नया पार्टनर भी एडमिट होने वाला है और नया पार्टनर आपके लायबिलिटी को भी शेयर करने वाला है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? आई एम रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम, नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स का डिसीजन चलेगा कि यूनानिमस डिसीजन चाहिए? यूनानिमस बिटवीन एक्जिस्टिंग पार्टीज, यूनानिमस अमंग एक्जिस्टिंग पार्टनर्स, यूनानिमस विद द थर्ड पार्टीज नहीं बोला, यूनानिमस विद द थर्ड पार्टीज नहीं बोला। फिर क्रेडिटर के बारे में क्यों बोला? अगर नया पार्टनर एडमिट होते वक्त ये बोलता है कि मैं जिस दिन से एडमिट हो गया हूं उस दिन से तो मेरा लायबिलिटी है ही, इसके बारे में मेरा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, मुझे टेंशन ही नहीं उस चीज के लिए, बट जिस दिन से मैं एडमिट हुआ हूं उसके पहले का कुछ लायबिलिटीज रहेगा तो उसका भी जिम्मेदारी मैं अपने सिर पे उठाने को तैयार हूं। तो ये चीज अगर पार्टनरशिप फर्म इंट्रोड्यूस करना चाहती है तो जिन लायबिलिटीज के बारे में तुम ये सब बातें कर रहे हो उन सब लायबिलिटीज का भी परमिशन लेना पड़ेगा। क्लियर? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट पार्ट, but a mere agreement among the partners cannot operate as a novation. Thus, an agreement between the partners and the incoming partner that he shall be liable for existing debts will not ipso facto give creditors of the firm any right against him. मतलब क्या बोला देखो कितना मस्त है। ipso facto मतलब as per the facts, ipso facto मतलब as per the facts, just on the basis of facts, out of facts. वो क्रेडिटर्स कंसेंट क्यों जरूरी है? देखो इधर मस्त पॉइंट बोल के रखा हुआ, ये पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया
3 पार्टनर्स एग्जिस्टिंग वाले थे एबीसी, और चौथा पार्टनर डी आ चुका है, और डी ने बोलते हाँ मैं पुराना लाइबिलिटीज को भी लेने को तैयार हूँ, और एबीसी ने भी हाँ बोला चलेगा, अच्छा बात है तू पुराना लाइबिलिटीज लेने को तैयार है, बट क्रेडिटर्स को बोला हुआ नहीं, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एक्चुअली सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बिटवीन ओनली द पार्टनर्स, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लायबिलिटी इज बिटवीन द फर्म एंड द आउटसाइड लायबिलिटी। इन दैट केस जब तक आउटसाइड लायबिलिटी को कंसेंट नहीं लिया जाएगा तब तक पुराने कॉन्ट्रैक्ट को तुम चेंज नहीं कर सकते। आई एम रिपीटिंग अगेन, लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट मिस्टर ए इज देयर, मिस्टर बी इज देयर, मिस्टर ए sole proprietor, मिस्टर बी another sole proprietor, Mr. A and Mr. B are having a contract of buying and selling of certain goods. Mr. A is a debtor, Mr. B is a creditor. क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? Mr. A is a debtor, Mr. B is a creditor. And then there was a contract of maybe some rupees 1 lakh or 2 lakh or whatever it is, which Mr. A could not honor. Therefore Mr. A ने बोला कि ठीक है आप आधा पैसा अभी ले लो और आधा पैसा बाद में ले लो। मैंने खुद ही बोला था 3 महीने का पैसा दूंगा, लेकिन 3 महीना खत्म हो गया है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आधा पैसा दे सकता हूँ, 1 लाख का आधा मतलब 50,000 उतना दे सकता हूँ, बाकी के 50,000 के मुझे और 3 महीना दे दो। That means what is happening? First contract is actually speaking not perform. First contract there is a breach of contract. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या था? 3 महीने के बाद में 1 लाख रुपए देने का, किसने किसको देने का? ए ने बी को देने का। बी ने आज गुड्स किसको दिया था? ए को, और इन्हें प्रॉमिस क्या किया था? 3 महीने के बाद में पैसा दूंगा 1 लाख रुपया। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और 3 महीने के बाद में वापस आते हैं, बोलते हैं बी को कि भैया सॉरी मेरे पास नहीं है पैसा, बिल ऑफ एक्सचेंज में इसका ट्रांजेक्शन में देखे ना बहुत सारे बार कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज कैंसिल्ड, रिन्यूड, क्या देगा तो आधा पैसा अभी देने का, फिर बाद में थोड़ा और इंटरेस्ट देने का, ऐसा करके। लेकिन तुम वो नोटरी पब्लिक के पास मत जाना, मेरा नाम खराब होना नहीं चाहिए। तो इन्हें बोला मिस्टर बी को कि भैया मेरे पास अभी पैसा कम पड़ रहा है, मैं आपको 50,000 देता हूँ, बाकी का 50,000 3 महीने के बाद में दूंगा। बी बोलते हैं ठीक है, लेकिन फिर बाकी के 50,000 के आपको 3 महीने का 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 50,000 के ऊपर 10% मतलब 5,000 इंटू 3/12 मतलब 1/4 मतलब 125 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? तो 50 और 250 देने वाले रहोगे तो चलेगा। फिर बोला ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज नोवेशन ऑफ द बिल और नोवेशन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? यहाँ पे सिचुएशन क्या है? एक साइड में कौन है? ए, और दूसरे साइड में कौन है? बी, सामने सामने। कैन ए ऑन हिज ओन डायरेक्टली स्पेसिफाई कि मैं 50,000 दे रहा हूँ और बाकी का 10% दूंगा, बराबर 3 महीने के बाद दूंगा? डायरेक्टली बोल सकता है कि जब तक भी एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नोवेट नहीं हो सकता है। यहाँ तक समझा? अब अलग सिचुएशन, इधर ए उधर बी। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ? बी के साथ। कौन सा वाला? आज तुम मुझे 1 लाख रुपए का गुड्स दे दो, मैं तुमको 3 महीने के बाद पैसा दूंगा। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? बी ने बोला चलेगा, फिर बाद में ए ने क्या कर दिया? सी के साथ पार्टनरशिप कर दिया, और सी ने क्या बोला? हाँ हाँ पुराने जो लाइबिलिटी है उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। किसने बोला? सी ने बोला। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? बी को पता है कि पता नहीं है? पता नहीं है। बी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? ए के साथ। ए ने भी किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? सी के साथ। दिस इज ओनली एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। दिस डज नॉट मेक द पोजीशन ऑफ मिस्टर बी टू बी डिफरेंट देन व्हाट इट वाज ओरिजिनली डिसाइडेड। क्या समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो फिर भले ही सी ने बोला रहेगा ए को कि मैं पुराने लायबिलिटीज को अज्यूम करने को तैयार हूं, तो भी जब तक ये चीज बी को नहीं बताया जाएगा और बी ने उसको कंसेंट नहीं दिया रहेगा, तब तक जैसे प्रोप्राइटरी सिचुएशन में अकेले ए ने खुद को खुद एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं है, वैसे ए ने अभी पार्टनर लाके नहीं है सर हमने एक्सेप्ट किया, इसका मतलब ये भी चेंज हो गया, दैट इज नॉट पॉसिबल। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? इट इज नेसेसरी फॉर मिस्टर ए दैट नॉट ओनली मिस्टर सी शुड एग्री फॉर द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ऑल्सो बी शुड एक्सेप्ट दैट ठीक है अभी इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है ना, तो मैं मेरा पुराना कॉन्ट्रैक्ट ए नाम के सोल प्रोप्राइटरी फर्म के साथ नहीं है, बल्कि ए एंड बी नाम के पार्टनरशिप फर्म के पास है, और मैं पैसा वसूल करने का तो आइदर ए के पास से नहीं तो बी के पास से जॉइंटली सेवरली वो सब कर सकता हूँ। ये जब तक वो सामने वाला भी एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक तुम नहीं बोल सकते हो लेकिन सर इन्होंने आपस में एग्री किया था ना, मतलब चलता है। इनका आपस का एग्रीमेंट इज नॉट इमीडिएटली गोइंग टू चेंज द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज कौन थे? ए एंड बी, और नया कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज कौन है? ए एंड सी। ए एंड सी का कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट ऑटोमेटिकली चेंज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए एंड बी। दैट इज द पॉइंट व्हिच इज मेंशन्ड हियर, इप्सो फैक्टो इट कैन नॉट चेंज द राइट्स। सबको समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो, सब कुछ समझा क्या? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। But in case of a partnership of two partners, this section does not apply to a partnership of two partners, which automatically is dissolved by the death of one of them. So, अगर suppose partnership दो ही partners का है और एक partner expire हो गया तो automatically क्या होता है? Partnership dissolve हो जाता है. Then comes the next part, retirement of a partner, section 32. A partner may retire with the consent of all other partners in accordance with the express agreement by the partners, or where the partnership is at will, by giving notice in writing to all the partners of his intention to retire.
एक तो देखो कैसे बोला है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, मतलब सबका कंसेंट है कि बाबा तो रिटायर हो ही जा। समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ? अब उससे काम नहीं होता है, अब घर पे जाओगे तो अच्छी बात है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्ट और इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स। पहले में सिर्फ कंसेंट बोला, दूसरे में एक्सप्रेस एग्रीमेंट बोला है, मतलब दिस कंसेंट कैन बी वन ओरल, नीड नॉट बी इन राइटिंग। और दूसरा बोलते कि नहीं विद एक्सप्रेस कंसेंट रहेगा तो भी चलेगा, क्लियरली बात करके रखा, लिखा हुआ है, दिया हुआ है। और तीसरा वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, where the partnership is at will, then by giving a notice in writing to all other partners of his intention to retire. So partnership is at will, इसका मतलब partnership is not having a finite purpose, partnership is not having a finite life of 2 years, 3 years, 7 years, etc. तो ये पार्टनरशिप चलते जाएगा लेकिन तुमको उतरने का गाड़ी में से, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, चेन खींचना पड़ेगा, सेशन तो है नहीं बीच क्या समझ में क्या बोल रहा हूँ, तुमको क्या करना पड़ेगा, बाकी सबको अपना एक नोटिस भेजना पड़ेगा। और नोटिस किसको देने का, फिर by where the partnership is agreed by giving notice in writing to all other partners. सर मैं सिर्फ वर्किंग पार्टनर को नोटिस देता हूँ, स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस नहीं देता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। दिस नोटिस ऑफ यू वांट टू रिटायर should be given to all the existing partners, not just to the working partner. Notice is to be given to whom? Not to the registrar. Notice is to be given to the partners first. फिर बाद में एक बार रिटायरमेंट का टर्म सेट हो गया तो then we are going to specify communication to the registrar कि from certain to date this partner will retire. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? तो तुमको अगर बाहर निकलने का है, इससे तुमको पहले रजिस्ट्रार के पास जाने का नहीं, पहले तुमको किसके पास जाने का है, पार्टनर्स के पास जाने का है। किस तरह से रिटायरमेंट हो सकता है, 3 तरीके से बोल कर रखा था। नंबर 1 कौन सा है, बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। दूसरा कौन सा, बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट इन राइटिंग और बाय ऑल द पार्टनर्स। और तीसरा कौन सा है, बाय द पार्टनर टेलिंग टू द अदर पार्टनर्स, ऑल अदर पार्टनर्स इन राइटिंग यार भैया मुझे 700 डेट से रिटायर होने का है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, भैया नहीं तो बहना जैसा रहेगा वैसा। नेक्स्ट, रिटायरिंग पार्टनर में बी डिस्चार्ज बाय एनी लायबिलिटी टू द थर्ड पार्टी for acts of the firm done before his retirement by an agreement made by him with such third party and the partners of the reconstituted firm, and such agreement may be implied by the course of dealing between the third party and the reconstituted firm after he had knowledge of the retirement. Zara complicated point. I want your full concentration. A retiring partner may be discharged from any liability to any third party for the acts of the firm done before his retirement. रिटायरमेंट के पहले फर्म ने लोन लिया था बैंक के पास, लोन 10 साल का था, उसमें से 7 साल खत्म हो गया, 3 साल बाकी है, और पार्टनर बोलता है कि मुझे रिटायर होने का है, तो कैन द पार्टनर बी डायरेक्टली रिटायरिंग एज इट इज? दैट्स नॉट पॉसिबल. So you have to go for making an application to the bank also, telling the bank that this particular partner wants to retire. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो बैंक बोले कि देखो भैया हमने एबीसी की पार्टनर से ऐसा सोच के लोन दिया, आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो हमारा लोन रिपे करने के पहले, मतलब हमारा रिस्क बढ़ा रहे हो, विच इज नॉट ओके फॉर अस. इन दैट केस बाकी के पार्टनर बोलते कि नहीं हम लोग आपको उसका जिम्मेदारी उठाते हैं पूरा पूरा, आप उसकी चिंता मत कीजिए. This particular amount is going to be repaid by us. They are giving either extra guarantee or some other extra properties offered as a security. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो बैंकर्स आर देन सेटिस्फाइड. तो हम बोलेंगे ठीक है, इन दैट केस इट विल बी कंसीडर्ड दैट ही इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स व्हिच वेयर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस प्रायर टू हिज रिटायरमेंट. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? तो जरूरी क्या है, रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज, विल बी डिस्चार्ज नाही, मे बी डिस्चार्ज. तो रिटायर झाला म्हणजे ऑटोमॅटिकली डिस्चार्ज होत नसतोय, पण त्याला डिस्चार्ज केलं जाऊ शकतं. समजतं मी काय म्हणतो ते? रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लायबिलिटी टू एनी थर्ड पार्टी for the acts of the firm done before his retirement by an agreement made by him with such third party. मतलब रिटायरिंग पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी के साथ बात करना पड़ेगा. भैया जब मैं था तब आपने पार्टनरशिप फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने का बाकी है, लेकिन मैं बाहर निकल रहा हूं, तो आप चिंता मत कीजिए, आपका काम 100% पूरा हो जाएगा. ये मैं आपको पहले एग्रीमेंट करवाता हूँ. अगर वो बोलता है कि नहीं सर मैं इनके एग्रीमेंट किया ही और मैं रिटायर हो गया और बाद में फर्म ने काम पूरा नहीं किया, तो इन्होंने केस किया फर्म के खिलाफ और मुझे भी उसके अंदर उन्होंने पार्टी कर दिया, मैं बोलता हूँ लेकिन मैं तो रिटायर हो गया हूँ, ये पार्टी मुझे अभी स्यू नहीं कर सकता है. समझ कैसे बोल रहा हूँ? तो कोर्ट बोलेगा नहीं वो स्यू कर सकते हैं. मुझे रिटायर होने के बाद अगर इन्होंने तुझे बाद में फिर से जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, ऐसा लगता रहेगा, तो रिटायरमेंट होने के पहले तुझे उनके साथ एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा कि मैं अब रिटायर हो रहा हूँ और बाद में अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो मुझे पकड़ने का नहीं है. ये वो एक्सेप्ट करेंगे क्या, देखो पहले.
फिर वो एक्सेप्ट करवाने के लिए क्या कर सकता है, तुम्हारे पास से कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मांग सकता है, वो सब पूरा करवाने के बाद में तो रिटायर होता है, और उन्होंने एग्री करके दे दिया ठीक है हमको चलेगा, देन इट इज ओके। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट, लेकिन आगे क्या बोला है, मेड बाय हिम विद सच थर्ड पार्टी एंड द पार्टनर्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, मतलब वो जो एग्रीमेंट है, सॉरी वो जो एग्रीमेंट है वो सिर्फ थर्ड पार्टी के साथ करने का नहीं, एग्रीमेंट किसके साथ करने का, साथ में रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के साथ करने का, कि भैया मैं था तब इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ नहीं है, मैं जा रहा हूँ, और मेरे जाने के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ी होगी तो मुझे पकड़ने का नहीं है, मुझे उसमें से डिस्चार्ज करवा दो। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट उसको किसका करना पड़ेगा, नंबर 1 विद द थर्ड पार्टी एंड नंबर 2 विद द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो। And such agreement may be implied by the course of dealing between the third party and the reconstituted firm after he had knowledge of the retirement. Sir, express agreement नहीं किया था, मैं उनको सिर्फ बता दिया कि मैं रिटायर होने वाला हूँ, मैं रिटायर होने वाला हूँ। इसके पहले सामने वाला पार्टी जो था, थर्ड पार्टी जो था, वो हर महीना अपने पास 1-1 लाख रुपए का गुड्स परचेस करता था, एवरी 1-1 लाख रुपए का गुड्स सप्लाई करता था, हम लोग उसको 1-1 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। इस महीने का 1 लाख रुपए का गुड्स हमने परचेस करके हो गए, उसने बेच के हो गए, और हमने डायरेक्टली डिसाइड किया कि मैं रिटायर होने वाला हूँ, मैंने सामने वाले को बता दिया मैं रिटायर होने वाला हूँ, मैंने ये उसका एग्रीमेंट नहीं किया कि इसके बाद में मुझे आप रिस्पॉन्सिबल मत पकड़ो। क्या समस्या क्यों कैसे बोल रहा हूँ, पुराना 1 लाख रुपए का बिल अभी तक पेंडिंग है, आई एम रिपीटिंग अगेन, एवरी मंथ द अदर पार्टी इज सेंडिंग अस गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख, दिस मंथ 1 लाख रुपीज गुड्स आर रिसीव्ड, बिल इज रिसीव्ड, इट इज नॉट येट पेड। क्या समस्या में क्या बोलो, जनरली 3 महीने का क्रेडिट मिलता है आपने को, बी विद मी, आंखें बंद करके मत सुनो, वरना मैं आंखें बंद करके सिखाऊंगा तो तुमको कुछ समझेगा नहीं। ओके चलिए, तो 3 महीने का क्रेडिट पीरियड है अपने पास, आर गेटिंग द पॉइंट। मैंने सामने वाले को बोल दिया कि भैया मैं रिटायर हो रहा हूँ, पार्टनर्स को बोल दिया मैं रिटायर हो रहा हूँ, पार्टनर से बोला ठीक है, सामने वाले कुछ बोलने का कुछ जनरेट ही नहीं था कि उसका तो उसमें से है ही नहीं, तो सब कैसे बोल रहा हूँ, कंसेंट इज नॉट विद ऑल द थर्ड पार्टीज, कंसेंट इज विद ओनली पार्टनर्स। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। लेकिन अगला महीना आ गया, 1 तारीख को उसने फिर से 1 लाख रुपए का गुड्स बेच दिया। क्या समस्या क्यों कैसे बोल रहा हूँ, पहला महीने का बिल तो अभी तक पे करने के बाद 3 महीने का क्रेडिट पीरियड, रिटायर होने वाला ये बता के हो गया, फिर भी वो फिर से गुड्स भेज रहा है 1 लाख रुपए। That means that act can be considered that despite of the fact that he is having the knowledge of my retirement, he wants to continue with the old contract. The behavior itself is showing that he is not affected by my retirement. क्या समस्या क्यों कैसे बोल रहा हूँ। In that case, although there is no specific agreement between me and the third party and the existing partners, still it will be considered as if there is a agreement, and I will not be liable for the old liabilities. I will not be liable for the old liabilities which were in existence. क्या बोला उन्होंने, a retiring partner may be discharged from any liability to the third party for the acts done by the firm done before his retirement. समझ में कैसे बोल रहा हूँ। तो 3 महीने का पेंडिंग था ना वो, तो ऐसा शायद अभी 2 महीने का पेंडिंग हो जाएगा, मतलब वो 1 महीने का तो पहला वाला है वो, बाद में और 1 महीने का, और बाद में तो मैं रिटायरमेंट होने के बाद क्या ट्रांजेक्शन है उसके बारे में जिम्मेदार हुई नहीं। क्या समस्या क्यों कैसे बोल रहा हूँ, रिटायरमेंट के बाद के ट्रांजेक्शन के बारे में टेंशन है ही नहीं, रिटायरमेंट के पहले के ट्रांजेक्शन का टेंशन है, याद रखो। जैसे एक एग्जांपल, कोई लोगों का चेहरा देख के डर लग रहा है, सिंपल एग्जांपल है, इधर क्या है, विजुअलाइज करने का ना, डेट्स देखने का मन में है, फिर फटाफट से समझेगा। 1 जनवरी को गुड्स बेचा हुआ है, 1 जनवरी 23 को, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड है। क्या समस्या में क्या बोल रहा हूँ, 1 जनवरी क्या 3 मंथ्स, मतलब कभी होगा बोलो 1 जनवरी to 1 Feb, 1 Feb to 1 March, 1 March to 1 April, तो 1 April इज द ड्यू डेट। ये डीडी है और ये टीडी है, टीडी मतलब क्या, ट्रांजैक्शन डेट, और डीडी मतलब क्या, ड्यू डेट। क्या समस्या में कैसे बोल रहा हूँ। और अपना हीरो ने क्या बोल दिया, अपने हीरो ने बोल दिया 31 जनवरी 23 को रिटायर्ड। क्या समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो 1 फरवरी को, और नहीं चलो मैं ऐसा करता हूं, इसको बोलता हूं, इसने बोल दिया 3 फरवरी को बोल दिया, ओके 3 फरवरी को उसने बोल दिया कि मैं रिटायर होने वाला हूं, और इधर 1 फरवरी 23 को और 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड लेके उन्होंने गुड्स भेज दिया। क्या समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो इसका पीरियड कब आएगा रे, 1 मई को आएगा, ये और ये 3 फरवरी को बोल चुका है कि मैं रिटायर होने वाला हूं,
लेकिन फिर भी 1 मार्च को फिर से 3 मंथ का क्रेडिट करके वो गुड्स भेज रहा है सेम अमाउंट। वैसे नहीं बोल रहा, अरे यार तुम्हारा पार्टनर पहला वाला था वो तो अच्छा वाला था, तब तक था हमको टेंशन नहीं था, हम लोग 1-1 लाख रुपए का भेज सकते थे। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, अब तो ये रिटायर हो रहा है तो हम लोग 1 लाख का नहीं भेजेंगे, इतना बड़ा क्रेडिट पीरियड नहीं देंगे, क्रेडिट पीरियड चेंज करेंगे, दे आर चेंजिंग द टर्म्स। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, सेम टू सेम। दैट मींस द बिहेवियर कैन बी सीन as if the retirement of the existing partner is not affecting the old relationship. क्या समस्या में क्या बोल रहा हूँ? In that case, again it can be considered कि he will not be liable for any act prior to the date of his retirement. मतलब कौन सा? ये वाला जो 2 ट्रांजेक्शन है ना, 1-1 लाख रुपए के, 1-1 लाख रुपए का 2 ट्रांजेक्शन, क्योंकि वो 3 फरवरी को रिटायरमेंट का नोटिस दे चुका है। उसके पहले 1 जनवरी का ट्रांजेक्शन अभी भी पेंडिंग है और 1 फरवरी का अभी भी पेंडिंग है। सर 1 मार्च का भी पेंडिंग है, बट 1 मार्च से उसके रिटायरमेंट के बाद का है, उसका तो टेंशन ही नहीं। टेंशन होता तो किसका रहता था? सिर्फ 1 जनवरी और 1 फेब का होता था, बट 1 जनवरी और 1 फेब के ट्रांजेक्शन के अभी उसको जिम्मेदार ठहराने वाले नहीं, क्योंकि थर्ड ट्रांजेक्शन हैज हैपेंड इन द सेम मैनर इन व्हिच इट वाज हैपनिंग प्रायर टू हिज रिटायरमेंट। सो द एक्जिस्टिंग पार्टनर्स एज वेल एज द थर्ड पार्टीज हैव शोन दैट दे आर नॉट अफेक्टेड बाय हिज रिटायरमेंट। तो ओल्ड ट्रांजेक्शन तो समझ में कैसे बोल रहा हूं? ये नॉर्मल वाला ट्रांजेक्शन इसलिए ऐसा होगा। बैंक का लोन का ट्रांजेक्शन रहेगा तो जनरली ऐसा होता नहीं, बैंक बोलेगा नहीं रिटायरमेंट के पहले हमको पूछो। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? Banks will not allow that particular thing because then there is a chance that the partnership form may get weakened and its ability to repay the loan may get completely affected. So they may ask कि नहीं आप क्या करो, रिटायर होने का तो हो जाओ, हम आपको पकड़ेंगे। मैं बोलूंगा नहीं मुझे नहीं पकड़ने का, तो ठीक है आप हमको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लाके दो पार्टनर्स के पास से, एग्जिस्टिंग पार्टनर के पास। जब तक वो नहीं हुआ तब तक आपको रिटायर होने का चांस नहीं मिलेगा, नहीं तो हुआ तो हो जाओ, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं। यू मे रिटायर बट इन द इवेंट ऑफ फर्म नॉट बीइंग एबल टू रीपे आवर लोन वी विल होल्ड यू एज रिस्पांसिबल। क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ? और वो पकड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी हमारे पास देकर रखना पड़ेगा, वरना हम छोड़ेंगे नहीं। गुड आइडिया। अरे कुछ तो बोलो, क्योंकि थर्ड पार्टीज खुद को सिक्योर करना चाहते हैं। बैंक ने खुद का पैसा नहीं दिया रहता है, बैंक ने दूसरे का पैसा आपके लोन करके दिया रहता है, तो बैंक को वसूल करना ही है किसी पर। बोलिए। Can they distribute the sensible amount into parts where first part should be paid by the partnership or second part should be the retiring partner? It depends upon them, उसमें क्या प्रॉब्लम है? But why are you asking this? I am not getting it. This provision can also be. एग्रीमेंट तो कुछ भी कर सकते हैं, एग्रीमेंट के लिए क्या प्रॉब्लम है? थर्ड पार्टी को पूछने के बिना तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते, दैट्स अ सिंपल प्रिंसिपल। यू एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर and asking him to be liable for the old debts between just you and your new partner does not change the position of third parties. Third parties cannot impose this contract. Similarly, you among yourself deciding to allow a partner to retire without taking permission from third parties, and third parties are not entering into new contracts with you. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? Then automatically your retirement does not absolve you from your responsibilities of the debts which were incurred prior to your retirement. After your retirement, no tension. Prior to your retirement, you are still liable. Only in case you want yourself to be out of the debts which were created prior to your retirement, then there are only 2 options. First one, make an agreement with the third parties and existing partners कि भैया मुझे इसमें अभी रखने का नहीं है, भले ही मैं जिंदा था तब तक के थे तभी भी, ये मैंने जब था पार्टनरशिप में तब का किया हुआ पाप है, फिर भी इसका जिम्मेदारी मुझ पर नहीं चाहिए, तो तुम लोग आपस में करने वाला हो, दोनों मेरे सामने पहले हाँ बोलो। दिस इज फर्स्ट थिंग। और मैं जब रिटायर हो गया हूँ उसके बाद में भी तुम लोग जैसा पहले करते थे वैसे ही काम कंटिन्यू करते जा रहे हो। देन ऑल्दो इट वाज नॉट एग्रीड स्पेसिफिकली, स्टिल इट कैन बी प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ दैट मैं हूं तो भी ऐसा ही है और मैं नहीं हूं तो भी ऐसा ही है, मतलब मेरे होने की वजह से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे, इसलिए पुराना लायबिलिटी को मुझे जिम्मेदार मत ठहरा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, notwithstanding the retirement of a partner from a firm, he and his partners continue to be liable as partners to the third parties for any act done by any of them, which would have been an act of the firm if done before the retirement, until public notice is given of the retirement, provided that a retired partner is not liable to any third party who deals with the firm without knowing that he was a partner. तो थर्ड पार्टी के साथ जो भी कुछ ट्रांजैक्शंस किए रहेंगे वो सभी चीजों के लिए रिटायरिंग पार्टनर इज लायबल अप टू विच डेट? up to the date of retirement नहीं, up to the date of he giving a public notice of the same. मिला क्या आपको सबको? तो एक्चुअली प्रोविजन के 2 टुकड़े होते हैं। एक पार्ट कौन सा? if the retiring partner is a working partner, if the retiring partner is a sleeping partner. sleeping partner रहेगा तो in that case public notice का झंझट है नहीं, कंडीशन है नहीं,
क्या समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? और वर्किंग पार्टनर रहेगा तो पब्लिक नोटिस का कंडीशन है। तो रिटायरिंग पार्टनर रहेगा तो मैं बोलूंगा भैया पब्लिक नोटिस दे ही दो, झंझट ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको वहां पे भी बोल के रखा हुआ। समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो आपका जिम्मेदारी ऐसा नहीं कि सर मैं रिटायर हो गया, पार्टनर्स को मालूम पड़ गया लेकिन पब्लिक नोटिस दिया हुआ नहीं है। तो आई रिटायर्ड ऑन दिस डेट, आई रिटायर्ड ऑन 3rd of February and public notice is given on 3rd of May, then I will liable up to 3rd of May. क्या समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? नहीं सर, बट आई रिटायर्ड ऑन 3rd of February, it was known to other partners, it was agreed between other partners, it was even told to the registrar. बोलूंगा पब्लिक नोटिस देने के बाबा, पब्लिक नोटिस, क्योंकि तो वर्किंग पार्टनर, तो जिस दिन तेरा पब्लिक नोटिस दिया जाएगा उसके आगे तेरा जिम्मेदारी खत्म हो गया। तब तक दुनिया शायद पार्टनरशिप फॉर्म के साथ तू है ऐसा सोच के काम करे। लेकिन सर अगर मैं प्रूव कर सका तो कि जो पार्टनरशिप फॉर्म के साथ काम हुआ है उसमें मैं पार्टनर हूं ऐसे बेसिस पे काम नहीं हुआ है, only in that case it can be considered that your liability is restricted not up to the date of public liability or public notice, but your liability gets over even before that. मतलब ये किसके लिए एप्लीकेबल है? स्लीपिंग पार्टनर के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? वो पार्टनर है, किसी को पता ही नहीं है। क्या समझ क्या बोल रहा हूं? तो पीपल आर नॉट एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द पार्टनरशिप फर्म बिकॉज़ दैट पार्टनर इज अ पार्टनर, दैट्स व्हाई उसके लिए पब्लिक नोटिस का झंझट है नहीं। उसके लिए क्या है? डेट ऑफ रिटायरमेंट के लिए कंसीडर करेंगे, और वर्किंग पार्टनर के लिए क्या कंसीडर करेंगे? अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट, So it can be also prove another way around, right? So third party can also prove that we entered into contract to make that. so in that case will be liable. Notice under subsection 3 may be given by retired partner or by any partner of the reconstituted firm. तो इसका जिम्मेदारी कौन लेता है? मागून मागून पता नहीं। तो उसका जिम्मेदारी कौन लेता है नोटिस देने का? Is it necessary that a notice should be given by the new partner? तो ऐसा कुछ नहीं है। बाय डिफॉल्ट याद रखो न्यू पार्टनर नहीं देना चाहिए, सॉरी न्यू नहीं, रिटायरिंग पार्टनर नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका गला पकड़ा जाएगा। क्या समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो बाय डिफॉल्ट आई विल ऑलवेज रिकमेंड द रिटायरिंग पार्टनर दैट ऑल्दो देयर इज नो स्पेसिफिक सेंटेंस इन द पार्टनरशिप एक्ट व्हिच गिव्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस ओनली टू यू। पार्टनरशिप एक्ट ने बोल कर रखा है हु कैन गिव नोटिस, आइदर द रिटायरिंग पार्टनर कैन गिव द नोटिस और द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैन गिव द नोटिस। पार्टनरशिप एक्ट ने किधर बोला नहीं कि इसने ही देना चाहिए, इसने नोटिस दिया तो वैलिड, बाकी किसी ने दिया तो वैलिड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एनीबॉडी कैन गिव द नोटिस, दैट इज ओके फॉर अस। तो समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? लेकिन इन योर इंटरेस्ट इट इज बेटर टू ऑलवेज गिव नोटिस ऑन योर साइड, बिकॉज़ उन्होंने डिले कर दिया तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा लाइबिलिटी आगे कंटिन्यू होते रहता है। यार समझ में क्या बोल रहा हूं? वैसे भी तो वर्किंग पार्टनर था ही ना, तो ये आखिरी काम भी पूरा करके बाद में रिटायर होते, झंझट नहीं। क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट योर रिटायरिंग पार्टनर। उसका एनालिसिस फट से पढ़ लेते हैं और बाद में हम लोग ब्रेक लेते हैं। ओके, a partner is said to retire when he ceases to be the member of the firm without bringing to an end to the subsisting relationship between the other partners or between the firm and the third parties. The term does not cover the case where a partner withdraws from a firm by dissolving it, which should properly be referred to as dissolution and not as retirement. Retirement of a partner of the firm does not dissolve it. So retirement का मतलब क्या है? जहां पे बाकी का पार्टनर्स का आपस का रिलेशनशिप और थर्ड पार्टीज का फर्म के साथ का रिलेशनशिप अफेक्ट नहीं हुआ है, वो वैसे कैसे चलते जाएगा और मैं सिर्फ बाहर निकल जाऊंगा तो रिटायरमेंट बोलने का। लेकिन जहां पे मैं नोटिस दे रहा हूं और उसके से पूरा फॉर्म डिसॉल्व करना पड़ रहा है, इन दैट केस इट इज नॉट रिटायरमेंट, इट विल बी कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट इन विष्णु चंद्रा वर्सेस चंद्रिका प्रसाद held that the expression if any partner wants to disassociate from the partnership business in a clause of the partnership deed which was being construed comprehends a situation where a partner wants to retire from the partnership. The expression clearly indicated that in the event of retirement, partnership business will not come to an end. In the event of retirement, partnership business does not come to an end by default. So हमने ऑलरेडी बोल के रखा था, अगर याद रहेगा तो, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर एंड डेथ, इसको हम क्या बोलते थे? चेंज इन पार्टनरशिप बोलते थे, चेंज इन फॉर्म नहीं बोलते थे, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म नहीं बोलते थे। फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी तो इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। Example number 13, mere retirement of a partner who was a tenant of the premises in which the partnership form was carried out would not result in assignment of the tenancy rights in favor of the remaining partners, even though retiring partner ceases to have any right, title or interest in the business as such. What have they told you? Let us take an example. ABC are 3 partners. उसके अंदर C नाम का जो पार्टनर है वो उसने एक प्रीमाइसेस रेंट पे लिया हुआ है, उसने एक प्रीमाइसेस रेंट पे लिया हुआ है, और वो जो रेंट पे लिया हुआ प्रीमाइसेस है वो उसने दिया है किसको? फर्म को यूज करने को दिया हुआ है। सो यू आर द लैंडलॉर्ड, आई एम मिस्टर सी एंड देन दीज आर ए एंड बी। तो हम लोग ABC 3 लोग हैं और तुम लैंडलॉर्ड है, तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है,
कि सर आपको एक प्रीमाइसेस मैंने भाड़े पे दिया हुआ है, मैं बोलता हूँ ठीक है, और मैं हमारे फॉर्म का काम वहाँ पे करूंगा, बोलेगा वो आपको जो करना है करो, लेकिन मैं रेंट आपका ऐसे वसूल करूंगा, ऐसा लैंडलॉर्ड ने मुझे बोल के रखा हुआ। और बाद में सी रिटायर होता है, बाद में सी रिटायर होता है। सो द क्वेश्चन इज mere retirement of a partner who was a tenant of the premises in which the partnership from business was carried out would not result in assignment of the tenancy rights in favor of remaining partners. तो अभी एंड भी ये तो सी रिटायर हो रहा है, एंड पे भी रीजन था और वो पार्टनरशिप हम कंटिन्यू भी करना चाहते हैं, बट लैंडलॉर्ड का मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि टेनेंसी राइट्स क्रिएट नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली इनको जगह खाली करना पड़ेगा। तो सर जगह खाली करना पड़ेगा मतलब डिसोल्यूशन ऑफ व्हाट, क्योंकि आपने क्या बोला है सर, merely because of retirement partnership doesn't get dissolved, so partnership can continue the business. Yes, it can continue the business, does not mean that it is automatically going to create tenancy rights unless it was the willingness of the landlord and the original tenant to create tenancy rights. क्या समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ, अगर सपोज लैंडलॉर्ड ने और टेनेंट ने जो एग्रीमेंट किया था उसके अंदर ऐसा लिख के रखा था कि दिस इज अ लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट एंड इट डज नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी टेनेंसी राइट्स, ऐसा क्लियरली बोल के रखा हुआ है, इन दैट केस अगर मैं रिटायर होता हूँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली आगे असाइन होने वाला नहीं, ट्रांसफर होने वाला नहीं। तो कोई बोलेगा सर मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं डिसॉल्व नहीं हो रहा, सिर्फ ये जगह छोड़ना पड़ेगा, या फिर उनको एक नया वाला कॉन्ट्रैक्ट फिर से करना पड़ेगा उसी लैंडलॉर्ड के साथ। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ सर, लेकिन आपने हमको बोला था ना कि फॉर्म डिसॉल्व नहीं होता, तो डिसॉल्व नहीं होता मतलब फॉर्म को अपने आप सारे कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। देखो भैया फॉर्म का डिसॉल्व होना ना होना अलग बात है, रिटायरमेंट की ऐसे फॉर्म का डिसॉल्व होना ना होना अलग बात है। फॉर्म डिसॉल्व नहीं हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली टेनेंसी राइट्स क्रिएट हो जाएंगे, टेनेंसी राइट्स इज अ सेपरेट एग्रीमेंट which if it was not done then it is not going to get created, and merely because it is not getting created it does not mean the form should be dissolved. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी रिटायर हो रहा है इसका मतलब एंड को तोड़ना ही पड़ेगा, तोड़ना नहीं पड़ेगा, उनको शायद ये जगह छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो ये जगह के लैंडलॉर्ड के साथ फिर से नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ, ओके। would not result in assignment of the tenancy rights in favor of the remaining partners even though retiring partner ceases to have any right, title or interest in the business asset. Liabilities of outgoing partner क्या क्या है तुम्हारा? As we have already stated earlier, a retiring partner continues to be liable to the third party for the acts of the firm after his retirement until public notice of his retirement has been given either by himself or by any other partner. But the retired partner will not be liable to third party if the latter deals with the firm without knowing that the former was a partner. The liability of the retired partner to the third parties continues until the public notice of his retirement has been given. As regards the liability of the acts of the firm done before his retirement, the retiring partner remains liable for the same unless there is an agreement made by him with the third party concerned and the partners of the reconstituted firm. Such an agreement may be implied by the course of dealings between the third party and the reconstituted firm after he had the knowledge of the retirement. Yeah, we discussed the example यहाँ पे लेके. Okay. Next part. If the partnership is at will, the partner by giving notice in writing to all the partners, all other partners, of his intention to retire will be deemed to be relieved as a partner without giving public notice to that effect. तो अगर वो पार्टनरशिप एट विल है तो उसने क्या कर दिया, सिर्फ बाकी के पार्टनर्स को कम्युनिकेट किया हुआ है कि भैया मैं रिटायर होना चाहता हूँ, तो बोल के ठीक है उसका रिटायरमेंट हो गया और उसका लायबिलिटी खत्म करने के लिए क्या कंसिडर करना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा अगर वर्किंग पार्टनर रहेगा तो। अगर स्लीपिंग पार्टनर रहेगा तो पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं, फिर भी मैं तो रेकमेंड कर दूंगा पब्लिक नोटिस दे ही दो, झंझट नहीं चाहिए, उससे थोड़ा सा खर्चा होगा बट बाद में का झंझट नहीं चाहिए। तुमको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, अरे कुछ तो बोलो। ठीक है ब्रेक किती वाजले, 12 झालेत ना, 12:30 भेट घेऊ, 12:30 ते 1:30.